अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह मॉर्निंग बखैर। एवरीबॉडी। अच्छा, सुबह की खबर आपको दें। कल हमने आपको बड़ी खुशी से खबर दी थी कि हमारी पाकिस्तान की तारीख की कामयाब तरीन पाकिस्तानी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट जो है वो अब लगेगी इंडिया में और इंडिया में दिखाई जाएगी इन सिनेमाज में। और कल जब हम आपको ये खबर भी दे रहे थे तो आई वाज थिंकिंग अच्छा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। दिल में धड़का सा जरूर था, लेकिन उसके बाद कि वो जो शरीर पॉलिटिकल एजेंडा टो करती हुई भारतीय जमातें हैं वो जरूर बवाल मचाएंगी, हल्ला बोलेंगी, लेकिन शोर चूंकि डालेंगी। अनाउंसमेंट एक हो गई थी सो वी स्पोक अबाउट इट। और ऑनेस्टली सोशल मीडिया पे कुछ हैंडल्स जो हम फॉलो करते हैं इंडियन, उन पे बड़ी एक एक्साइटमेंट भी पाई गई कि वी हैव हर्ड सो मच अबाउट दिस मूवी एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू वाचिंग इट। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अपनी व्यूअरशिप और अपनी फैन फॉलोइंग कितनी ज्यादा है इंडिया में। सो हुआ ये है जो कि एक्सपेक्टेड भी था, सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेड था। आप क्या और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंतहा पसंद जमात है एक नव नरिमान सिन्हा, इसने धमकी दी है कि भाई नहीं, ये नहीं हम करने देंगे। तो फिल्म की रिलीज जो है वो रुकवाने के लिए धमकियों पर उतर आए हैं और अभी तो सिर्फ धमकियां ही हैं। इंतहा पसंद जमात जो है जिसका नाम आपने अभी लिया है वो धमकी दी कि भारत में पाकिस्तानी फिल्मों को रिलीज नहीं होने दें। भाई फिल्मों की बात तो हो भी नहीं रही थी, एक फिल्म की बात हो रही थी। और ना सिर्फ ये, और वही अपना पुराना मौक़िफ़ दोहराया है कि कोई भी पाकिस्तानी अदाकार यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं काम कर सकता। मतलब क्या टाइम था कि हमारे चाहे वो सिंगर्स हों चाहे एक्टर्स हों, देयर वाज कोलैबोरेशन, देयर वर प्रोजेक्ट्स जहाँ पे एक दूसरे के साथ काम किया जा रहा था। कुछ ऐसी खबरें आई हैं कि हमारे जो बिगेस्ट स्टार्स हमारे हैं उन्होंने भी कुछ इंटरेस्ट दोबारा से शो किया है और कुछ बातें चल रही हैं फॉर कपल ऑफ मूवीज़ जिसमें पाकिस्तानी स्टार्स होंगे, इंडियन मूवीज़। तो अब अगर ऐसी धमकियाँ आ रही हैं ऑलरेडी ऑन अ रिलीज ऑफ अ मूवी तो आगे मामला किस तरह बढ़ेगा? क्या लगता है आपको? ये हमारा आपसे भी सवाल है कि क्या लगता है आपको कि 2 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज हो पाएगी या फिर प्रेशर में आकर मामला गड़बड़ हो जाएगा? उम्मीद तो हमारी ये है कि ये फिल्म हमारी रिलीज हो और ज़बरदस्त बिजनेस करे और वहाँ सबसे पजीराई हासिल करे, बिकॉज हमारी एक प्रोडक्ट ये ऐसी है जिस पे हमें बड़ा फख्र है। नहीं, एंड मौला जट एक कैरेक्टर है, किरदार है जो एक आइकॉनिक है। मतलब वो अक्रॉस द बॉर्डर भी उसी तरह जाना माना गया है, बिकॉज इट्स नॉट अ न्यू कैरेक्टर, इट्स बीन देयर फॉर एवर, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। पंजाबी जुबान तक महदूद नहीं है ये मामला, मतलब हर जुबान बोलने वाले ये जो कैरेक्टर्स हैं ये उर्दू समझने, हिंदी समझने वाले भी जानते हैं, दीगर ज़बानें समझने वाले भी इनके बारे में जानते हैं। सो या एंड अक्रॉस द ग्लोब इस बिजनेस ने मतलब कितना बिजनेस किया है तो सब जानते ही हैं। और बहुत से, जब आपको पता ही है जब ये मूवी आई थी तो बहुत सी इंडियन मूवीज़ भी उस टाइम पे जब रिलीज़ हुई थी ओवरसीज़ में ये देखा गया था कि ये मूवी जो थी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो था। और एग्जैक्टली तो शायद थोड़ा सा ये भी खौफ हो सकता है, ऑल्दो रियली मतलब हैव अ बिग हार्ट एंड लेट इट प्ले ओवर देयर। लोग देखना चाहते हैं। अच्छा जी, अब आप ये बात कर ही रही हैं तो फिर एक और मामला भी है और वो मामला ये है कि आसिफ ने मकबूजा वादी की खुसूसी हैसियत यानी मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने का बयान जो दिया वो भारतीय हुकूमत के दिल पर तीर की तरह जाकर लगा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी ने ख्वाजा आसिफ का बयान को बुनियाद बनाकर सियासत चमकाना शुरू कर दिया। आपको पता ही है भारतीय सियासत का आज भी महवर पाकिस्तान ही होता है, चाहे वो जितना भी कह लें कि पाकिस्तान तो हमारे लिए मान ही नहीं रखता, अब तो हम बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन नहीं, उनकी सियासत का महवर आज भी पाकिस्तान है। भारतीय हुक्मरान जमात ख्वाजा आसिफ के बयान को कांग्रेस के हिमायत से जोड़ने लगी है। बीजेपी ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि कश्मीर पर पाकिस्तान और कांग्रेस का एजेंडा एक है। नरेंद्र मोदी ने ये तक कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान में बल्ले बल्ले हो रही है। हालांकि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मकबूजा वादी की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने से मुतालिक पाकिस्तान की 2 टोक और पहले से जारी पॉलिसी को ही दोहराया। देखें, बड़ी पोटेंट इस वक्त प्रेजेंस है वहाँ पे कांग्रेस की भी और नेशनल कांग्रेस की भी, दोनों की। और इस इशू के ऊपर जो है मेरा ख्याल है कि जितनी मोटिवेट हुई है वादी की पॉपुलेशन, स्पेशली वादी से बाहर भी, लेकिन जो वादी में जो हुई है, तो मेरा ख्याल है कि उनको बहुत चांस है कि ये जो कोलिशन है ये हुकूमत में आए। और जैसे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, बल्कि ये एक इलेक्शन इशू बनाया हुआ उन्होंने कि स्टेटस जो है रिस्टोर होना चाहिए। रिस्टोर तो होना चाहिए। मोदी की पिछली हुकूमत ने आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी, जिसे पाकिस्तान ने आज तक तस्लीम नहीं किया।
पाकिस्तान उस दिन से बाय द वे मुतालबा कर रहा है, आज का मुतालबा नहीं है कि मकबूजा आबादी की खुसूसी हैसियत बहाल की जाए। दूसरी तरफ ये हकीकत है कि कांग्रेस और मकबूजा कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंतखाबी मुहिम के दौरान वादी की खुसूसी हैसियत बहाल कराने का वादा किया है। बीजेपी अकलियतों के खिलाफ अपनी जालिमाना पॉलिसियों की वजह से मुसलसल, आपको पता ही है, गैर मकबूल हो रही है। अब क्या लगता है आपको? लगता है कि मोदी और उनकी जमात कहीं का गुस्सा कहीं और निकालने के दर पे है? लेकिन कल कैपिटल टॉक में क्या हुई थी एग्जैक्टली ये जरा हम जानना चाहेंगे। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब हमारे साथ हैं। मीर साहब, आप ही के शो में ख्वाजा आसिफ ने जो बात की वो कश्मीरियों के हक से मुतालिक थी, और पाकिस्तान की तो ऑब्वियसली पॉलिसी भी यही है कि जो कश्मीरियों के हक की बात करेगा हम नेचुरली उसकी तायद करेंगे। तो इस पर भारतीय हुकूमत को क्या हुआ एकदम से कि उनकी इतनी स्टेटमेंट्स आना स्टार्ट हो गई? व्हाट डू यू थिंक हैपेंड? देखें, वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने कैपिटल टॉक में सिर्फ ये बात की थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उमर अब्दुल्ला साहब जिसके सरबराह हैं, उन्होंने मकबूजा जम्मू कश्मीर की रियासती असम्बली का जो इलेक्शन हो रहा है तो उसमें अलाइंस कर लिया है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये चाहती है कि जो आर्टिकल 370 मोदी की हुकूमत ने 2019 में सस्पेंड कर दिया था वो उसको बहाल करना चाहते हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब से मैंने सवाल किया कि आपके ख्याल में आर्टिकल 370 बहाल हो सकता है? उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद जीत जाता है तो ये पॉसिबल भी है। इतनी सी बात की है जिस पे कि पूरे में आग लग गई है। और पहले जो वज़ीर दाखिला हैं अमित शाह, उन्होंने एक ट्वीट किया, फिर बीजेपी के तर्जुमान ने कैपिटल टॉक का क्लिप लगा के कहा जी पाकिस्तान एक दहशतगर्द रियासत है, और पाकिस्तान की रियासत जो है वो कांग्रेस को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रही है। और फिर मोदी साहब ने एक इंतखाबी जलसे में भी ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से कहा जी कि जो उनकी तायद है कांग्रेस के लिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वो इस चीज़ का सबूत है कि जो कांग्रेस है और नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो प्रो पाकिस्तान एजेंडे पे चल रहे हैं। तो देखें, जिस तरह पाकिस्तान में सियासी इख्तलाफ की बुनियाद पर हम एक दूसरे को दुश्मन मुल्क का एजेंट कह देते हैं, तो यही आप हिंदुस्तान में देख रहे हैं। अब क्योंकि जो मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो रियासती असम्बली है उसका इलेक्शन 6 साल के बाद हो रहा है, ये 2019 से ये इलेक्शन नहीं हुआ था, और बज़ाहिर इंडिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो है उसकी एक उसके ज़ेर कब्ज़ा रियासत थी जो वहाँ पे असम्बली मौजूद ही नहीं थी। तो अब उसका इलेक्शन हो रहा है और उसमें पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। तो इस पे जो मोदी साहब ने और अमित शाह साहब ने और बीजेपी के दीगर लीडरों ने इसको जिस तरीके से प्ले अप करने की कोशिश की है, तो इससे ये पता चलता है कि आर्टिकल 370 और 35A पे उनका मौक़िफ़ बहुत कमज़ोर है, और उनको ये ख़तरा नज़र आ रहा है कि कहीं पे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलाइंस है, ये मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में अगर इसको अक्सरियत मिल गई तो ये नई असम्बली में आते ही एक रेजोल्यूशन मंजूर करेंगे कि 370 को बहाल किया जाए। तो इससे मोदी के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो वो परेशान हैं, और जो उन्होंने कल स्टेटमेंट दी है, ये स्टेटमेंट दरअसल उनकी बौखलाहट का सबूत है। अच्छा मीर साहब, हम अपने मुल्क में अक्सर इस बहस में उलझे नज़र आते हैं कि भारत से खामखा का इशू बनाया हुआ है, भारत के लिए तो हम अब मानी नहीं रखते, हम अहम नहीं हैं। वो ख़ुद भी ये कहते हैं कि हम तो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गए हैं। लेकिन इस तरह का रद्द अमल आने के बाद फिर से ये एहसास होता है कि पाकिस्तान का जिक्र भी आज भी उनकी सियासत में मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है। क्या समझते हैं आप? देखें, आप हिंदुस्तान का हर इलेक्शन देख लें, हर इलेक्शन में पाकिस्तान उनका इशू नंबर 1 होता है। पाकिस्तान जो है उसके बारे में बज़ाहिर जो इंडियन पॉलिटिशियंस हैं और इंडियन मीडिया है उसका बज़ाहिर रवैया ये होता है, वो साबित ये करना चाहते हैं, ओ हम तो आपको कुछ समझते नहीं, हम तो आपको इग्नोर करते हैं जी, आप तो एक छोटा सा मुल्क हैं जी। लेकिन हर वक्त वो पाकिस्तान बैशिंग, हर वक्त पाकिस्तान बैशिंग। आप देख लें कि शाहरुख खान इतना बड़ा एक्टर है, उसकी हर दूसरी फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ होती है। आप देख लें पिछले 6-7 साल में उसकी हर दूसरी फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ होती है। इंडिया जो है वो पाकिस्तान के नाम को बेचता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान के हवाले से
नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। तो मैं, क्योंकि मुझे इसका एक्सपीरियंस इसलिए है कि मैं बहुत से इंडिया के बड़े बड़े अखबारात और उनकी जो मैगजीन्स हैं पिछले 20-25 साल में उनके लिए लिखता रहा हूँ। तो जब भी कोई अखबार या मैगजीन जो है वो मेरा कॉलम शुरू करता है तो शुरू में तो बड़े खुश होते हैं, फिर उनको प्रेशर आता है और वो कहते हैं जी वो आप कॉलम तो बहुत अच्छा लिख रहे थे लेकिन वो हम उसको ना प्रेशर आ गया, हम उसको अब बंद कर रहे हैं। तो हम पाकिस्तान में भी शिकायत करते हैं कि पाकिस्तान में मीडिया जो है उसके पास इतनी आज़ादी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा तो हिंदुस्तान में मसला है। और हिंदुस्तान में इस वक्त जो बहुत बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं उनको ऑफ एयर किया हुआ है, वो टीवी चैनल्स पे बहुत से जो उनके एंकर्स हैं वो प्रोग्राम नहीं कर पा रहे, उनको ऑफ एयर किया हुआ है या उनको चैनल से निकलवा दिया गया क्योंकि बीजेपी उनको पसंद नहीं करती। तो इसलिए इंडियंस बहुत से जो है, सारे के सारे इंडियंस एक जैसे नहीं हैं, लेकिन जो इंडिया की रूलिंग एलीट है और ख़ास तौर पे इस वक्त जो मीडिया में लोग छाए हुए हैं, इंप्रेशन ये देते हैं जी कि हम पाकिस्तान को कुछ नहीं समझते। ये वो एक अपने आप को धोखा देते हैं। पाकिस्तान उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि पाकिस्तान के एक टीवी चैनल जियो न्यूज़ पर एक प्रोग्राम कैपिटल टॉक में एक वज़ीर साहब ने 2-3 मिनट की बात की है और कल से पूरे इंडिया में आग लगी हुई है। इससे ज़्यादा पाकिस्तान की अहमियत क्या होगी? अच्छा मीर साहब, भारत सरकार की बौखलाहट जो है उसकी वजह ये भी हो सकती है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में नाम नेहाद इंतखाबात के दिन भी ये माहौल नज़र आ गया था कि बीजेपी वगैरह का बयानिया जो है वहाँ मुकम्मल मुस्तरद है। तो इसके बाद क्या उम्मीद रखें कि कम अज़ कम मकबूजा कश्मीर की 2019 से पहले वाली रियासती हैसियत जो है वो एटलीस्ट बहाल होगी? देखें, ये एक बड़ा एक मुश्किल सवाल है और पेचीदा सूरत हाल है। पहले सूरत हाल ये होती थी कि जब भी मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो रियासती असम्बली है उसके इलेक्शन होते थे तो कश्मीर की तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज उसका बायकॉट करती थी। आखिरी दफ़ा 1987 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें सैयद अली गिलानी साहब ने हिस्सा लिया था, उसके बाद उन्होंने कभी हिस्सा नहीं लिया। 1990 के बाद कभी हिस्सा नहीं लिया। अच्छा, अब इसमें यह देखें कि 1987 का जो इलेक्शन था उसमें जो धांधली हुई थी उस धांधली से एक मुज़ाहमती तहरीक ने जन्म लिया। 1987 के इलेक्शन में जो श्रीनगर से बहुत से उम्मीदवार थे वो उम्मीदवार बाद में जो एक मुसल्लह मुज़ाहमत शुरू हुई वो उसके कमांडर बन गए और वजह उसकी क्या थी? इलेक्शन में धांधली। अब इसमें मैं आपको बताता हूं कि डॉक्टर कासिम फख्तू 32 साल से इंडिया की जेल में है, 32 साल से। और इन्होंने भी 1987 का जो इलेक्शन था उसमें एक नौजवान की हैसियत से इन्होंने जो उस वक्त मुस्लिम मुत्तहदा मुहाज था उसके सैयद सलाहुद्दीन साहब उसके एक उम्मीदवार थे श्रीनगर से जो कि जीत गए थे लेकिन उनको धांधली से हरवा दिया गया। यासिन मलिक साहब जो हैं वो 1987 के इलेक्शन में सैयद सलाहुद्दीन साहब को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब सलाहुद्दीन साहब के साथ धांधली हुई उनको हरा दिया गया तो यासिन मलिक साहब भी मुज़ाहमत में शामिल हो गए, खुद सलाहुद्दीन साहब मुज़ाहमत में शामिल हो गए और डॉक्टर कासिम फख्तू भी मुज़ाहमत में शामिल हो गए। अब देखें कि ये एक नुक्ता है, ये मैं आपके नाजरीन को फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ। नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का इतना बड़ा लीडर था, 27 साल जेल काटी, उसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला, उसको साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बना दिया गया। 27 साल जेल काटी। डॉक्टर कासिम फख्तू पिछले 32 साल से इंडिया की जेल में है, 32 ईयर्स। आप मुझे बताएं, कभी आपने देखा है किसी इंटरनेशनल चैनल पे, CNN पे, BBC पे या किसी अखबार में कि डॉक्टर कासिम फख्तू के बारे में किसी ने कहा हो कि उसने नेल्सन मंडेला का रिकॉर्ड तोड़ दिया है कैद का? वो उसने 27 साल कैद काटी और नोबेल पीस प्राइज़ मिल गया। इसने 32 साल से जेल में बैठा हुआ है और कोई पाकिस्तान में उनका नाम नहीं जानता। ये बीइंग पाकिस्तानी भी जो है ना, ये हमारे लिए काफ़ी शर्म का मुकाम है। मैं कभी कभी उनका नाम लेता हूँ, उन पर आर्टिकल लिख देता हूँ, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि एक शख्स 32 साल से ज़मीर का कैदी है और उसका नाम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे कोई पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है वो यूनाइटेड नेशंस में जाकर तकरीर करता है, डॉक्टर कासिम फख्तू का नाम ही कोई नहीं लेता। तो लेना चाहिए हमको। हम इंडिया पे तनकीद करते हैं, हमें कभी कभी अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि अगर हम चाहें तो इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीर का मुकदमा बड़े मौसर अंदाज में पेश कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत मजबूत मुकदमा जो है अनफॉर्चुनेटली उसका वकील बड़ा कमजोर।
साहब आई एम श्योर आप भी इस सिलसिले में ज़मीन में कुछ मदद कर मैंने भी सकते नहीं सुना हुआ हैं था या ये तो नाम। तकरीर लिखवाने में या फिर बताने में। ज़ाहिर है हम मकबूजाबादी की बात कर रहे हैं तो हम फ़लस्तीन की भी बात करेंगे, आप हैं ही हमारे साथ। तो अब जो हालिया कार्रवाइयाँ हुई हैं, पेजर और वॉकी टॉकीज़ धमाके, मतलब कंप्यूटर्स को बम बनाने तक बात पहुँच गई है, क्या लगता है आपको ये जंग रुकेगी? मतलब अनकरीब रुक सकती है? कोई हालात ऐसे नज़र कौन आ रहे रोकेगा? हैं खित्ते में जो जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात की कोशिशें हैं उस पर क्या असर पड़ा है इन कार्रवाइयों का? देखें, जो फ़लस्तीन की जो तहरीक आज़ादी है इसका कश्मीर के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। फ़लस्तीन की जो तहरीक आज़ादी के जो फाउंडर्स हैं, जो बानियान हैं, उनका ताल्लुक़ कश्मीर की तहरीक आज़ादी के साथ भी है। मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन मुफ्ती अमीन उल हुसैनी साहब जो हैं वो 1931 में, 32 में, 33 में, 34 में अल्लामा इकबाल और कायद आज़म के साथ कांटेक्ट में थे। जब कायद आज़म मस्जिद अक्सा तशरीफ़ ले गए थे, बैतुल मक़दस में तशरीफ़ ले गए थे, तो मुफ्ती अमीन उल हुसैनी साहब जो हैं वो उनके मेज़बान थे वहाँ पर। और फिर उन्हीं की वजह से जो 23 मार्च 1940 की लाहौर में जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास की करारदाद थी, दूसरी करारदाद नंबर 2, वो फ़लस्तीन के बारे में थी। और फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनने के बाद जो दिसंबर 1947 में अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमैन को ख़त लिखा था, वो यही लिखा था कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते। और फिर मुफ्ती अमीन उल हुसैनी साहब पाकिस्तान आए, आज़ाद कश्मीर के इलाके अब्बासपुर में गए और बॉर्डर पे खड़े होकर, लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़े होकर उन्होंने कहा था कि मैं मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन मुफ्ती अमीन उल हुसैनी ऐलान करता हूँ कि हम कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी के साथ हैं। तो ये ताल्लुक़ है फ़लस्तीन की और कश्मीर की तहरीक आज़ादी का, ये आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। और फ़लस्तीन के मसले पे भी यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस हैं, कश्मीर के मसले पे भी रेजोल्यूशंस हैं। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हमें जो फ़लस्तीन का मसला है उस पर कभी भी इसलिए नरमी नहीं दिखानी चाहिए कि अगर फ़लस्तीन पे आपने नरमी दिखाई तो जो कश्मीर पे यूएन की रेजोल्यूशंस हैं उस पर भी असर पड़ेगा। तो ये दोनों इश्यूज़ एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। और अगर इजराइल और कुछ मगरबी ममालिक फ़लस्तीनियों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं तो वैसे ही नाइंसाफ़ी आपको कश्मीर में भी नज़र आती है। तो ये जो इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ और अब लेबनान में जो दहशतगर्दी की गई है और पेजर्स जो हैं उनको बम में तब्दील कर दिया गया, तो ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। और हमें चाहिए कि हम हर मामले में जो मगरबी अक़वाम है उन पर डिपेंड करने की बजाय एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे का सहारा बने और एक दूसरे का साथ देकर हमें पाकिस्तानियों को फ़लस्तीनियों की तहरीक आज़ादी की हमायत करनी चाहिए और तमाम अरबों को कश्मीर की तहरीक आज़ादी की हमायत करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आमिर साहब हमसे Thank बात you for करने giving us का। that trivia too. Thank you जी, और बहुत शुक्रिया। देयर सो मेनी एस्पेक्ट्स टू टेक आउट ऑफ इट, लेकिन लास्ट चीज़ मीर साहब अभी बात कर रहे थे ना, खासतौर पे जो हम अभी रिसेंट देख रहे हैं लेबनान में जो हुआ है, जहाँ बॉम्ब्स बना दिए हैं आपके पेज, आपकी अपनी जो हैंड हेल्ड डिवाइसेज हैं उनको, दैट इज़ रियली टर्निंग पॉइंट मैं कहूँगी इन मॉडर्न वॉरफेयर। Who would have thought? वरना obviously आप precision missiles कर लें, आप This is a case study for a lot of intelligence agencies Absolutely, मतलब and war scientists as ये well. चीज़ शायद dread ज़रूर की होगी for quite a while, लेकिन इसका हो जाना और जिस तरीके से हमने देखा है, जिस साइमल्टेनियसली स्मूथ तरीके से ये अटैक किया गया है कि एट वन पॉइंट हज़ारों पेजर्स का पटना, उसके अगले ही दिन एट द सेम मोमेंट वॉकी टॉकीज का इस तरह बॉम्ब बन के, अभी आपके ऊपर एक चीज़ फट रही है तो वो बॉम्ब ही है जिसने आपको मार दिया है। दिस इज़ इंडीड ये मॉडर्न वॉरफेयर का एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का एक टर्निंग पॉइंट है। और जो बायोकेमिकल्स वेपन की कहानियाँ सुनते थे ना कि कितना बड़ा ख़तरा है, यू नो दिस इज़ वन एग्जांपल ऑफ इट कि किस तरह से आपके हाथ में जो डिवाइसेस हैं, आपके टेलीफोन्स हैं, उनको बॉम्ब में कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब आपके हाथ में हो, आपके बच्चे, अब तो आजकल तो बच्चों के हाथों में डिवाइसेस होती हैं, कुछ ना कुछ गैजेट ज़रूर होता है जिसपे वो खेल रहे। आई मीन व्हाट इज सेफ एनीमोर? कोई इतनी बेनाइन चीज लाइक अ टेस्ट हमरा मौजूद हो, मतलब लोग मॉल्स में थे, दुकानों में थे, बाजारों में थे, अस्पतालों में थे, किसी भी जगह थे। ज़ाहिर है हर किसी का तो ताल्लुक़ नहीं है इस तमाम मामले से। लेबनान एक ज़ाहिर है बड़ा ही डाइवर्स कंट्री है, लेकिन ना हो देखा ना था, सबको सब उड़ा दो।
अच्छा जी, मूविंग ऑन, बात तो वैसे हम कश्मीर की कर रहे थे लेकिन वो हम फ़ौरन उस प्रेजेंट हालिया उस पे आ जाते हैं जो इंसिडेंट हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ जो मुल्क में अभी देखी जा रही है जो कि कंसर्निंग है, मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर तैयारों पर लेज़र लाइट मारने के वाक़यात जो हैं वो ज़रा बढ़ते जा रहे हैं। 8 महीने में 8 एयरपोर्ट्स पर तैयारों पर लेज़र लाइट मारने के 100 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए। ये क्या इंटरेस्ट और किसका इंटरेस्ट है? सबसे ज़्यादा वाक़यात कराची एयरपोर्ट पर हुए हैं। कराची एयरपोर्ट पर 37, लाहौर में 33 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। पिछले साल लेज़र लाइट मारने के 193 वाक़यात रिपोर्ट हुए थे। अब तक 100 हो चुके हैं। अब इसकी मल्टीपल वजूहात हैं। आई डोंट नो इसमें शरारती बच्चे कितने इन्वॉल्व हैं, लेकिन इसमें जो रेस्टोरेंट्स हैं, शादी हॉल्स हैं इर्द गिर्द, उन पे लगी लाइटें भी मुतासिर करती हैं और फिर ये कम्युनिकेशन सिस्टम में आती हैं, खलल पैदा करती हैं, पायलट कंफ्यूज होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। सो ये क्यों कर रहे हैं? और जो इंतज़ामिया है इन इलाकों की, और ज़्यादातर ये कंटोनमेंट के इलाके हैं, वहाँ पे ज़रा आप कार्रवाई करें, इधर उधर देखें, ज़रा नज़र रखें कि भाई ये जो शादी हॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इन्होंने क्यों लगाई हुई हैं और लेज़र लाइटें? जो इंडिविजुअल्स ये कर रहे हैं एवं शौकिया, वैसे ही फ्रेंड्स बैठे हुए हैं मज़े के लिए, मतलब आप थोड़े से बड़े हो जाएं। एग्जैक्ट आप की बात है, ये कोई हरकतें हैं करने वाली, तो इस पे कोई बैन लगाना एंड ऑल दैट पे तो हम बिल्कुल हक में नहीं है उस तरह बहुत ही 1990s की ये वैसे बैनिंग शेयरिंग नहीं है, लेकिन थोड़ी सी अक्ल अपनी भी इस्तेमाल की जा सकती है कि ये कोई चीज़ तो छोड़ दो, क्या वो जहाज आसमान में दूर जा रहा है उसको भी तंग किया जाए। स्टॉप इट। सो हम तो कुछ हमने कहा हम जगहों सिर्फ को कुछ ख्याल रखना होता है, वो हम रख लें तो बेहतर है। जैसे लाहौर में हम लैंड कर रहे होते हैं ना, तो मुझे लगता है बस अभी किसी घर की छत की टैंकी को छूते हुए हम गुजरेंगे। नहीं, हमारी तो फिर भी लैंडिंग बड़ी ज़बरदस्त है। वहाँ ऐसे ऐसे मुल्क हैं दुनिया में जहाँ आप लिटरली यू आर लैंडिंग इनटू द ओशन, और ज़मीन से आप पहुँचते ही टच कर रहे होते हैं तो फिर वो ज़मीन आ जाती है, वरना तो आपको लगता है कि आप डाइव मार रहे हैं इस वक्त। सो वी आर ओके दैट वे। हमारी बस हाउसिंग सोसाइटी थोड़ी बहुत। ये सियासत में कामयाबी और नाकामी को अक्सर सितारों की चाल और गर्दिश से भी जोड़ा जाता है। अब ये जोड़ना दुरुस्त है या नहीं, ये आप हमें बता सकते हैं, आपकी क्या राय है? अब किसी सियासी शख्सियत का सितारा अचानक उरूज पर आने लगे तो कभी फिर उसी का सितारा जवाल पजीर हो जाता है। ये तो सारा आजकल किसका सितारा जो है वो अरूज पर है, ये हम आपको बताते हैं। ऐसा लग रहा है डेफिनेटली कि मौलाना फजल रहमान जो है वो सियासी दूल्हा बने बैठे हैं। I was not going to say that, लेकिन चले यही ठीक है, वो सियासी दूल्हा बने बैठे हैं और हर कोई उनके दर पर माथा टेक रहा है। उनको सलामी ऐसे ही लग रहा था। देखिए, इतवार के दिन तो यही हो रहा था बिल्कुल। और आजकल बानी पीटीआई जो हैं वो आजकल अडियाला जेल में किस्मत की लकीरों में आज़ादी का परवाना तलाश कर रहे हैं। ये कैसा था? ये भी अच्छा था ना, थैंक यू। तो मगर सियासत का मरकज जो है वो भी है। बने हुए हैं वैसे तो बिल्कुल, ही इज़ वेरी मच देयर। देखिए, हम तो ऐसी बातें तब करते हैं जब दो दोस्त बहुत देर से मिलने की कोशिश कर रहे हो और फिर ना मिल पा रहे हो तो कहते हैं जी भाई हमारे सितारे तो गर्दिश में हैं और इसलिए हमारी मुलाकात नहीं हो रही। लेकिन यहाँ बात थोड़ी सी सीरियस होती जा रही है। फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तहम्मुल मिजाजी को बरकरार रखते हुए अपनी वजारत उस्मा के मुंतज़िर हैं अल्टीमेटली लेटली, मतलब अल्टीमेट गोल तो वही है फिर सर। आजकल वो खामोश वैसे नहीं, वैसे इतने नहीं आजकल तो बिल्कुल खामोश नहीं है। मरीम नवाज साहिबा जो पहली दफ़ा वज़ीर आला पंजाब बनी हैं, उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही हैं। इन सारे सवालों का जवाब लेने की हम कोशिश करते हैं। मारूफ एस्ट्रोलॉजिस्ट सामिया खान साहिबा हम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सामिया जी, आई होप यू वेल। कैसी हैं? लाहौर का मौसम कैसा है? पहले तो मुझे ये बताइए, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, और आपके सुनने और देखने वालों को मेरा भी सलाम हो। पहले ये बताइए बेमौसमी बारिश मुझ पे कैसे हो गई अब्दुल्ला और ये सवाल तो हम भी कर रहे हैं वैसे शुरू में मिलते हैं। बिल्कुल सामिया, यू आर वेरी राइट, और बड़ा जबरदस्त आपका हमसे सवाल है क्योंकि ये सवाल वैसे थोड़ा सा हम भी कर रहे थे। हमने ये सोचा, मैं बताता हूँ, हमने ये सोचा कि ट्विस्ट एंड टर्न्स तो हमारी सियासत में हमेशा ही रहते हैं, लेकिन आजकल ज़रा ज़्यादा ड्रामाई सूरत हाल बनी हुई है। 26वीं आईनी तरमीम की बात है, पिछले वीकेंड पे जो शोशा हुआ वो भी हमारे सामने है। हुकूमत कुछ कोशिश करती रही जिसमें वो नाकाम हुई। सो आगे क्या होने जा रहा है, व्हाई नॉट आस्क यू, मतलब कोई हमें हिंट तो मिल ही सकती है या हम थोड़ी बहुत प्रेडिक्शन कर लें। सबसे पहले तो बिफोर वी इवन आस्क यू स्पेसिफिकली ये बताएं कि आपसे ऑब्वियसली आपका नाम है, इतने अरसे से आपका काम है, लोग आपको मानते हैं, सियासतदान
आपको अप्रोच करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर पूछना चाह रही हैं कि कितने सियासतदान आपके क्लाइंट हैं? फॉर अपॉर्चुनिटीज मोमेंट्स, हम ऐसे क्यूरियस हैं। सबसे पहले तो हुमा ये एक ओथ होता है अपने काम के साथ, ठीक है ना, कि मैं कभी भी नाम रिवील नहीं कर सकती, ये पहला ओथ है अपने काम के साथ। तो लेकिन ये कि ये जरूर है कि हाई लेवल पे भी रजू किया जाता है माशाल्लाह। 2020 ऑनवर्ड्स आप लोगों की भी मेहरबानी है, दुआएं हैं कि मेरा ऑलमोस्ट 99% रेशो की भी प्रेडिक्शंस मेरे रब ने मेरी इज्जत रखी थी। मैं उनकी बहुत अपने रब की शुक्रगुजार हूँ। यहाँ तक कि आप सोचें कि ये भी हमारे लिए पाकिस्तानी होने के नाते मेरे लिए एक इज्जत अफजाई है कि मेरे पे इंटरनेशनली डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, इंटरनेशनल लेवल पे डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है कि इस फील्ड में पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक औरत कैसे सरवाइव कर गई है। तो मैं आज तक सिर्फ सच को लेके चली हूँ, किसी मुखबरी की बेस पे मैंने प्रेडिक्शंस नहीं की हैं। पॉलिटिशियंस भी रजू करते हैं, अब तो हाई लेवल पे भी कभी मशवरा ले लिया जाता है, लेकिन जो है ये नाम रिवील हुमा, ये पहला ओथ है काम के साथ कि ये कर नहीं सकते। अच्छा, मुखबरी की बेस पे प्रेडिक्शन करना भी एक बहुत गहरी बात है जो आपने की है। हाँ, और दूसरा ये है कि हम तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप नाम लें स्पेसिफिकली, हम वैसे ही एक आर्बिट्रेरीली पूछ रहे थे कि लोग आपके पास आते हैं कि नहीं। मैंने नाम लिखे हुए हैं बारी बारी। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हम वजीर आजम से शुरू करते हैं, हुकूमत पाकिस्तान से शुरू करते हैं। हमारी आपको पता है माशी मुश्किलात भी हैं, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती नज़र आ रही है, कुछ पेट्रोल की प्राइसेस भी नीचे आई हैं। What do you think of this government जो कि इस वक्त चल रही है शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में, इसका मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है आपको? बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और मैं तो हैरान हूँ कि इस बार भी अल्लाह ताला ने बहुत सारी पेशगोइयां अब तक पूरी हुई हैं। कुछ रास्ते में है जिसका भी मैं जिक्र आपसे करने लगी हूँ कि जो है मैंने ये कहा था पहले, तो मैं आई एम सॉरी अगर मैं अपने तरीके से आ जाऊँ तो थोड़ा गुज़श्ता से पेवस्ता, तो मैंने कहा था जो बानी पीटीआई हैं उनको 1 महीना सपोर्ट करेगा और उन्हें रिलीफ ऑफर होगा डील की शक्ल में, और मेरा उन्हें मशवरा है कि वो एक्सेप्ट कर लें, वरना फिर आगे मुश्किलात लंबी चलती नजर आती हैं। फिर मार्च में उन्हें सितारा रिलीफ देता है। गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब पे मुश्किलात जो है वो ये जो 2 महीने हैं, ये टाइम शुरू हो गया था 5 अगस्त से और ये खत्म होगा 23 अक्टूबर पे। तो गवर्नमेंट मुश्किल के अंदर फॉर श्योर नजर आती है। और एक इम्कान ये भी है कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ तक सरवाइव करा गए अपना इक़्तिदार, तो देखें ये तो आपने जो शुरू में बात की, आप मेरी कोई पेशगोई का प्रोग्राम उठा के अब्दुल्ला देख लीजिए, मैंने हर प्रोग्राम में कहा है कि इस मुल्क में 3 लोगों का सियासी सितारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं हमेशा 3 नाम लेती हूँ, शहबाज शरीफ साहब, ठीक है, फिर इमरान खान साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब का नाम मैं लेती आई हूँ हमेशा से कि उनका सियासी सितारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अब आप देख लीजिए कि किस्मत ने उन्हें फिर से सियासी दुल्हा बना दिया और हर बारात उनके दरवाजे पे जा रही है, डोली उठ नहीं रही है अभी तक जो है। तो मतलब मैं सामिया, तो ये तो बहुत से लोग जो जरा इनके अपोनेंट्स होंगे वो कहेंगे जी सामिया का कसूर है, क्योंकि सामिया ने नाम लिया हुआ है उनका कि उनका जो सितारा है वो बड़ा अरूज पे होगा। स्पेसिफिक्स पे आ जाते हैं, चले मौलाना की ही बात कर रहे हैं तो उन्हीं की बात कर लेते हैं। इस वक्त तो वो बड़े ऐसी पोजीशन में हैं आफ्टर लाल, मतलब काफ़ी देर से उनको ज़रा साइडलाइन भी कर दिया था पीडीएम हुकूमत के बाद, तो वो बड़े नाराज़ भी हो गए थे कि भाई मैं आई वॉज द सरबराह और अब मेरा ये हाल हुआ, लेकिन वो फिर से ऊपर आ गए हैं। कब तक उनका सितारा ये अरूज पे रहेगा? एंड ऑब्वियसली उनकी हिमायत के लिए हर कोई जो उनकी तरफ जा रहा है, ये कब तक वो इस पावर को होल्ड कर पाएंगे? नहीं, उससे वो बड़ा फायदा लेते हुए सुरखरू होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका सितारा 9 सितंबर से मजीद पावर में आ गया है।
तो जो है ये पावर किस्मत उन्हें दिला रही है, तो फिर देखें ना किस्मत से है मुफर किसको। तो ये मैं तो उनकी किस्मत पे रश्क भी कर रही हूँ, लेकिन इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जिनका सियासी सितारा उनका भी स्ट्रॉन्ग है पैदाइशी बॉन्ड जायचे के अंदर, लेकिन उनके ऊपर थोड़ा सा सियासी जो है प्रेशर सितारों की गर्दिश का इस वक्त है। और मैं पहले भी एक बात कह चुकी हूँ कि अगर चेहरे की तब्दीली हुई तो शहबाज शरीफ साहब अल्लाह ना करे खतरे की जद में हैं टिल दी जब तक अक्टूबर एंड नहीं होता। और अगर वो सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन हुमा और अब्दुल्ला जो हमारे लिए खूबसूरत बात है, अल्लाह बस ये मेरी पेशगोई पूरी कर दें तो मैं सुरखरू होकर दुनिया से जा सकती हूँ कि मैंने ये कहा था कि नवंबर से पाकिस्तान अपनी पटरी पे चढ़ जाएगा रब के हुक्म से। और वो जो पाकिस्तान के जवाल का ख्वाब देखते थे उनके अपने सपने टूटेंगे और पाकिस्तान यहाँ से इसकी तरक्की का सफर शुरू होगा। अच्छा, जब आप सामिया तरक्की की बात करती हैं ना, तो देयर आर लॉट्स ऑफ डिविजन्स इन पाकिस्तान। बहुत से लोग तरक्की को लोगों से मंसूब करते हैं कि ये होंगे तो तरक्की होगी, वो होंगे तो तरक्की होगी, और अगर वो नहीं होंगे तो कोई चांस ही नहीं है तरक्की का। तो इसलिए ये बड़े डिवाइड्स हम देख रहे हैं। मौलाना साहब की हमने बात की, शहबाज शरीफ साहब की आपने बात की। पिछली वाली बात से एक सवाल आया था कि 23 अक्टूबर तक अगर शहबाज शरीफ सरवाइव कर गए तो उनकी हुकूमत अपनी टर्म पूरी करती हुई नजर आ रही है आपको, या इलेक्शन दोबारा इलेक्शन कहीं नजर आ रहे हैं आपको उफक में? इलेक्शन नहीं, मुझे इलेक्शन सच्ची बात है बिल्कुल नहीं दोबारा नजर आता। चेहरों की तब्दीली शतरंज के मोहरों की तरह हो सकती है, मुझे इलेक्शन वो नहीं समझ में आता। मैं तो वैसे पहले ही कहा करती नहीं, चेहरों की तब्दीली में क्या ऑपोजिशन हुकूमत में आ सकती है और हुकूमत ऑपोजिशन में जा सकती है, या हुकूमत में से ही किसी चेहरे को तब्दील हो सकते हैं, देख रही हैं? में से ही कोई चेहरा तब्दील हो सकता है, इस लेवल पे तब्दीली हो सकती है। अल्लाह ना करे वो नजर नहीं आता कि जो है वो इलेक्शन होगा, या जिसना पीडीएम का तख्ता पीडीएम ने तख्ता पलट दिया था, इस तरह का कोई इम्कान नहीं नजर आता कि ऐसी कोई बगावत या ऐसी कोई जो है वो उसमें कामयाबी हो जाएगी। अच्छा, एक प्रेडिक्शन और थी कि मैंने कहा था कि ये जब आएगा सितंबर अक्टूबर, इसमें फौज एक बारी फिर से एग्रेसिव मोड के अंदर आएगी, और वो भी हम देख रहे हैं इस वक्त होता हुआ। तो ये जो एक कियोस है, ये अल्लाह के हुक्म से 4 नवंबर 2024 से खत्म हो जाएगा। वहां से एक स्टेबल फेज शुरू होगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान क्योंकि नए और सेफ जोन में एंटर होने जा रहा है। सेहरा किसके सर सजता है, कौन पाकिस्तान को पटरी पे चढ़ाता है, एक बैक टू ट्रैक पाकिस्तान इतने सालों के बाद आने जा रहा है अल्लाह के फजल से। सेहरा किसके सर सजता है ये गैब का इल्म है, ये मुझे नहीं मालूम, ये अल्लाह ही जानता है। अब बताइए बानी पीटीआई शरीफ साहब का जिक्र आपने किया, तो उनके लिए मैं कहूंगी कि उनके लिए 2025 बड़ी सॉलिड खबरों के साथ आ रहा है। किसके साथ? वो मजीद 2025 शहबाज शरीफ के लिए नहीं, मरियम नवाज के लिए। मरियम नवाज के लिए। अच्छा चलें, ठीक है। हमने तफसील से आपसे बात करनी है, सो हमने नाम लिखे हुए 1 by 1 आएंगे। सो अब आप हमें बताएं, हम अब इमरान खान साहब की बात करते हैं, उनका सियासी मुस्तकबिल आपको क्या नजर आ रहा है फिलहाल? पहले तो उनकी रिहाई का ही बता दें कि आप देख रही हैं कि इस साल में वो रिहा भी हो जाएंगे या नहीं? देखिए, मुजजा हो जाए कि अगर मार्च 20 से उनका सितारा इस फेज से निकलेगा जहां पे वो, क्योंकि उनका भी सियासी सितारा उनके बर्थ चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने हमेशा उनके बारे में कहा है कि उनको सियासत रास है, शादी रास नहीं है। अभी भी जितने मसाइल हैं वो शादी की शुदा जिंदगी से वाबस्ता ज्यादा है उनके साथ जो एसोसिएटेड है। लेकिन जो है 20 मार्च 2025 से उनका सियासी वो वहां से उनको मुश्किल वक्त उन पे खत्म होता है, जो कि मैंने प्रिडिक्ट किया था कि जुलाई 2023 से शुरू होने जा रहा है, जिसमें मैं आइसोलेशन का वर्ड यूज करती थी। सच्ची बात है, सिर्फ एक इशारे मिलते हैं, कहानी जो है वो वक्त बताता है। तो वो आइसोलेशन ये जेल की शक्ल में थी, लेकिन ये भी टाइम उनके ऊपर अभी टफ है। ये 2 महीने तो टफ है। अच्छा, ये 2 महीने टफ है, फिर 2025 मार्च से कुछ आसानियां पैदा होती हुई आपको, और उनकी जमात के लिए मतलब उनको दोबारा कहीं आप पावर पॉलिटिक्स में तो हैं, लेकिन पावर में आता हुआ देख रही हैं? मुझे इसका अभी कोई इम्कान नजर नहीं आता। सही कि पीछे पावर में आएगी, इसका भी कोई इम्कान नजर नहीं आता।
मरियम Right. नवाज साहिबा पे आए हैं। जी, मरियम नवाज साहिबा का तो आपने खैर बताया है कि वो 2025 आप कह रही हैं उनके लिए बड़ा ब्राइट लग रहा है, तो ये तो शी इज़ मेकिंग गुड ग्राउंड्स, आपका मतलब है इस साल उनका, इसीलिए फिर अगला साल आप कह रही हैं कि ज़बरदस्त गुजरेगा। जी जी, ये वाला साल जो है वो जो सरवाइव करा गई है अपना साल, ये वाला साल चैलेंजेस वाला साल था। मैं हमेशा से उनके बारे में कहती आई हूँ, पिछला जो भी आप रिकॉर्ड उठाए तो मैं कहती थी 2025 मरियम नवाज साहिबा को अपनी कोशिशों का रिवॉर्ड वहां से जी, जी, मिलेगा। बिल्कुल। अभी भी वो वजीर आला हैं, लेकिन जो एक बिग रिवॉर्ड मैं उनके लिए देखती हूँ वो अगले साल से है। अच्छा, अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में आपकी क्या प्रेडिक्शन है? दोबारा बताइएगा, मैं सुन नहीं जी, सकी। पीपल्स पार्टी की हम बात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी जी, साहब जी, के बारे में जी, क्या जी। प्रेडिक्शन है आपकी? मैं बिलावल भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर बने, मुझे ऐसा कोई इम्कान नजर नहीं आता। मैं हमेशा कहती हूँ कि बड़ा अच्छा इन लोगों ने किया है कि जो आसिफा भुट्टो लॉन्च हो चुकी हैं प्रॉपर, यहाँ से ये खातून अपनी जो वालिदा का हक है ना, जो उनकी वालिदा की एक प्राइड है, ये आसिफा के हिस्से में ज्यादा आएगी। बिलावल अच्छे जा रहे हैं, बिलावल की बहुत ग्रूमिंग हुई है। मैं हमेशा इस बात के लिए उनके वालिद को क्रेडिट देती हूँ। और मैं जब ये पहला इलेक्शन, जब पीपल्स पार्टी जरदारी साहब एज प्रेसिडेंट जब रुखसत हुए थे, तो मैं कहती थी 10 साल लगेंगे पीपल्स पार्टी को कम बैक करने में। तो अभी जब जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस, वो प्रेसिडेंट हाउस में पहुंचे, तो आप देख लीजिए पूरे 10 साल के बाद वो दोबारा उसमें इन हुए। तो वहां से उनकी जो आसिफा भुट्टो का है वो मुझे ज्यादा इम्कान नजर आता है। अगर आप कहेंगे कि बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, मैं इसको बिल्कुल, मुझे समझ में नहीं आता। यानी बेसिकली ये तो आपको वक्त बताएगा। नेचुरल लीडर जो है वो आसिफा लगती हैं। ओके, टू मच पॉलिटिक्स नाउ, और क्रिकेट की बात करेंगे। ऑल दो हमें लगता है हमारी क्रिकेट भी पॉलिटिक्स की नजर ही हो गई है, तो क्रिकेट के हवाले से क्या देख रही है? हम उठेंगे दोबारा? और ये जरूर बताइएगा। कप्तानी का सेहरा किसके सर सजता नजर दूल्हे आ रहा है? सेहरे, मतलब हम यही बातें करते रहे। ये बड़ा प्यारा और वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि याद रखें पाकिस्तान का जो 5th हाउस है वो इतना पावरफुल है कि पाकिस्तान अपने आज तक पहचाना गया अपने क्रिकेटर्स, पाकिस्तान की पहचान ही आर्ट और अपनी स्पोर्ट्स की वजह से ज्यादा हुई है। ये टाइम हमें जिंदगी दोबारा वापस करेगी। 15 मई 2025 से कम बैक करेगी क्रिकेट। मैं साल के शुरू में भी ये अपनी प्रेडिक्शन दी थी कि 1.5 साल अगर हमने ईमानदारी के साथ क्रिकेट पे अपना डिवोट कर दिया टाइम को, तो आप 1992 वाला टाइम दोबारा देखोगे अल्लाह के हुक्म से। क्योंकि 15 मई से पाकिस्तान की जो फनो सकाफत वाली इंडस्ट्री है, मीडिया इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स है, इसका दोबारा वही राइज आता है जो कि एक जमाने में हमारे आर्टिस्ट, हमारे क्रिकेटर्स, हमारे मुल्क की पहचान बने थे। जबरदस्त। सामिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और एंड योर फोरकास्ट। हमें आपकी ज़रूरत पड़ गई थी क्योंकि इतनी कंफ्यूजन हमारी पॉलिटिक्स, हमारी क्रिकेट, सारी चीज़ों में हो गई थी। हमने कहा एक पर्सपेक्टिव आपका भी ले लिया जाए। सो थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। डिस्क्लेमर के गैप के हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। Absolutely. ये तो अगर सितारों आपने- की चाल एक साइंस जरूर हो सकती है, इसके बारे में हमने आपको बता जी, दिया। आपको बताएं कि सिंध के तालीमी बोर्ड्स के इम्तहानी नताइज गैर मामूली ताख़ीर का शिकार हैं। यानी बेसिकली अभी तक कोई रिजल्ट ही नहीं आए, महीनों गुजर चुके हैं। इम्तहानी बोर्ड्स की नाअहली के बायस लाखों स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल के साथ अजीब किस्म का, हम तो कहेंगे कि खिलवाड़ी हो रहा है। लाखों स्टूडेंट्स का तालीमी साल जो है वो मुतासर हो चुका है, और जो स्टूडेंट्स के साथ वालिदैन के लिए इंतहाई परेशानी का बायस है, क्योंकि एक प्लानिंग होती है इंसान की कि हमने आगे किस तरह चलना है। वज़ीर यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड सिंध ने 15 सितंबर तक नताइज के कहा था कि नताइज जो हैं वो उनका आ इजरा जाएंगे। होगा, मगर इस वक्त हालत ये है कि इंटर बोर्ड के तहत सिर्फ 11वीं जमात के होम इकोनॉमिक्स ग्रुप और 12वीं जमात रेगुलर आर्ट्स ग्रुप में खुसूसी उम्मीदवारों के नताइज ही जारी किए गए हैं। वैसे मैंने आज तक ये होते हुए नहीं देखा। इंटर में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के तालिबात और तलबा के नताइज कब आएंगे, ये हम जानेंगे। राना जावेद हमारे साथ मौजूद हैं कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली गोइंग ऑन।
राना जावेद, चले हम अपने ज़माने से बिल्कुल कंपैरिजन नहीं करेंगे क्योंकि उस ज़माने को काफ़ी टाइम लग गया है, बट ये बड़ी अजीबो गरीब बात है कि बच्चा एग्ज़ाम दे बोर्ड्स के ये एग्ज़ाम्स हैं और यही ना पता हो कि नतीजा कब आना है, महीनों गुजर जाएं। जी बिल्कुल, मज़े की बात यह नहीं है कि 15 सितंबर की डेडलाइन दी गई थी मिनिस्टर बोर्ड यूनिवर्सिटी की जानिब से और रिज़ल्ट नहीं आया। मज़े की बात ये कि एक्चुअल डेट जो थी रिज़ल्ट की वो अगस्त और जुलाई और अगस्त थी, उसमें डिले हुआ तो उसके बाद 15 सितंबर लास्ट डेडलाइन दी मिनिस्टर साहब ने कि अब इस डेट को रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती कहिए या नालायकी नाहली कहिए कि बोर्ड्स की जानिब से रिज़ल्ट अनाउंस नहीं किया गया, सिवाय लाड़काना और नवाबशाह बोर्ड ने कुछ ग्रुप्स के नताइज दिए हैं, उसके अलावा बाकी किसी भी तालीमी बोर्ड्स की जानिब से नताइज का ऐलान नहीं हो सका है। बाकी बोर्ड्स में हैदराबाद, मीरपुर ख़ास और दीगर जो सखर, वहाँ तो अगस्त की डेडलाइन थी, कराची के मैट्रिक और इंटर बोर्ड के लिए, और हैदराबाद और मीरपुर ख़ास के लिए सितंबर की डेडलाइन थी 15 सितंबर। मेरी बात सुनिए राना जावेद, सितंबर में तो वी नो कि यूनिवर्सिटियाँ शुरू हो जाती हैं, मतलब सितंबर यूनिवर्सिटियों का पहला सेमेस्टर होता है यूजुअली, या मैक्सिमम अक्टूबर होता है, तो अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया, तो क्या करेंगे बच्चे या क्या कर रहे हैं बच्चे? अब इतना चूचू का मुरब्बा बन चुका है अब्दुल्ला, बताऊं कि अब आप अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है 11वीं जमात में किसी कॉलेज में, तो आपका एडमिशन 10वीं जमात के रिज़ल्ट के बजाय 9वीं क्लास के रिज़ल्ट पे होता है, क्योंकि 10वीं जमात का रिज़ल्ट आया ही नहीं होता। अब ये सिस्टम बन गया है, मतलब नाअहली और नालायकी की हद ये है कि क्योंकि रिज़ल्ट नहीं आया मैट्रिक का, तो अब 9th की बुनियाद पर 11वीं क्लास का जो है वो एडमिशन हो रहा है, और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होता था 12वीं जमात की बुनियाद पर, अब वो हो रहा है 11वीं जमात की रिज़ल्ट की बुनियाद पर। उसमें एक नुकसान बच्चों का ये हो रहा है कि अगर 9वीं में वो उसकी सीरियसनेस ना हो और 10वीं में हो, क्योंकि ऑब्वियसली दैट इज व्हाट काउंट्स ट्रेडिशनली, तो वो मेरिट पे ना आए 9वीं की वजह से और 10 में उसने बड़ा मेहनत की हो, उस बेचारे का क्या होगा? दूसरी चीज़, कितनी लैक ऑफ सीरियसनेस ओवरऑल इन एजुकेशन है कि जहां जुलाई में रिजल्ट्स अनाउंस होने थे वो सितंबर आधे 20th है आज और गुजर जाए। आप मुझे बताएं पिछले 2 महीने में क्या हो रहा था इधर? कोई वबा आई हुई थी, कोई सैलाब आए हुए थे कि जिस वजह से ये डिले हुआ है? किस चीज़ पे ये डिले का कहा जा रहा है कि ये ताख़ीर थी इस वजह से? पिछले तकरीबन 7 से 8 साल से किसी तालीमी बोर्ड में 6 तालीमी बोर्ड हैं, हैदराबाद, कराची के 2 बोर्ड्स हैं, मीरपुर ख़ास, लाड़काना, सखर, नवाबशाह, 7 तालीमी बोर्ड हैं। किसी तालीमी बोर्ड में कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन हुकूमत सिंध अपॉइंट नहीं कर सकी है परमानेंट। 1 साल के लिए आता है, कोई 5 महीने के लिए आता है, किसी को 6 महीने लगा देते हैं। जब 5-5, 6-6 महीने और साल के लिए कंट्रोलर आएंगे तो उनकी संजीदगी का अंदाज़ा आप कर सकते हैं। फिर दूसरी आपने बात की कि जो बच्चा, और होता यही था कि 9th और फर्स्ट ईयर का रिजल्ट देखकर बच्चा अंदाज़ा करता था, और पेरेंट्स भी, कि हमारे बच्चे के फलां सब्जेक्ट में कम नंबर है, अब उसको इस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, तो वो इंटर में और 10वीं में मेहनत करके अपने आप को कवर कर लेता था, उसकी बुनियाद पर उसका रिजल्ट अच्छा आता था। लेकिन अब जब ये सूरत हाल हो गई है तो अब 9th और फर्स्ट ईयर पे होते हैं तो बहुत सारे बच्चे, कोई हो सकता है बीमारी की वजह से पेपर नहीं दे सका, किसी कोई वजह हो जाती तो वो फिर इन सारे एडमिशन से आउट हो जाता है। दूसरी एक वजह ये कि अगर मैं फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर, मैंने फर्स्ट ईयर में मेरी परसेंटेज अच्छी आ भी गई और मैंने फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, खासतौर पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जिसकी एडमिशन फ़ीस ही बहुत ज़्यादा होती है, सेमेस्टर फीस। उसके बाद जब इंटर का रिजल्ट बच्चे का आया तो उससे मालूम हुआ कि जो किसी एक पेपर में उसका नंबर वो फेल हो गया या उसकी परसेंटेज, उस जो मतलूबा परसेंटेज उससे कम हो गई है, अब उसकी फीस ज़ाया हो गई है और उसका कीमती तालीमी साल भी ज़ाया नहीं, तो वो यूनिवर्सिटी फिर उसे निकाल देगी। मैं ये पूछने वाला था आपसे कि चले जिसका बेहतर हुआ उसका तो मौका ज़ाया हो गया कि वो किसी बेहतर यूनिवर्सिटी में जा सकता था, लेकिन जो फेल हो गया, जिसके अच्छे नंबर नहीं आए, वो जाहिर है उस मेरिट से गिर गया, तो वो क्या यूनिवर्सिटी फारिग कर देगी? जी, जाहिर सी बात है, जब वो यूनिवर्सिटी का बिल्कुल जब वो परसेंटेज बच्चा नहीं ला सका और यूनिवर्सिटी का एडमिशन, अगर मैथ्स कम्युनिकेशन या हम कंप्यूटर साइंस में लेट सपोज एडमिशन हुआ 72% पर और बच्चे ने फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर ले लिया, लेकिन इंटर में उसकी 72 नहीं बन सकी, 71 बन गई है, तो उसका एडमिशन अब जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी रूल्स के मुताबिक, क्योंकि वो परसेंटेज वो मैच नहीं कर सका, तो उसका एडमिशन अब नहीं रहेगा। अच्छा, चेयरमैन एग्जामिनेशन से या जो कंट्रोलर एग्जामिनेशन अभी जो हैं उनसे आपकी बात हुई, अभी क्या कह रहे हैं? मैट्रिक के जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है वो 1 हफ्ते पहले अपॉइंट हुए हैं,
तो उनका कहना है कि मैं अभी आया हूँ और मेरी कोशिश है कि मैं अगले 5-6 दिन में रिजल्ट जारी कर दूँ, कम से कम ए ग्रुप का। और जो इंटर के हैं, इंटर में भी कुछ मसले मसाइल चलते रहे कि आपने देखा कि वहाँ लास्ट टाइम 80% बच्चों का रिजल्ट जो है वो बच्चे फेल हो गए थे, उस पर इंक्वायरी हुई, सब कुछ हुआ। तो जो लोग इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ चल रही हैं, एंटी करप्शन में केस चल रहे हैं। ये सूरत हाल मैट्रिक बोर्ड की थी। इंटीरियर अंदरूनी सिंध के जो बोर्ड है उनमें भी ये सूरत हाल है कि वहाँ चेयरमैन नहीं है कहीं। अभी मीरपुर खास बोर्ड के जो चेयरमैन है वो 1 हफ्ते पहले अपॉइंट किए गए हैं, उससे पहले मतलब किसी बोर्ड में ना चेयरमैन परमानेंट है, ना कंट्रोलर है, ना सेक्रेटरीज है। तो इस सूरत हाल में आप एक अजीम किस्म का ये एग्जांपल है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एजुकेशन। इसमें थोड़ी सी जो जिम्मेदारी है वो जो मिनिस्टर यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड हुकूमत सिंध कहती है वो तो किसी हद तक दुरुस्त है कि इसमें थोड़ा सा जो कहते हैं कि अदालतों की जानिब से हमें मसाइल का सामना है। क्योंकि जैसे ही वो कोई पोस्ट अनाउंस करते हैं, और कई बार उन्हें की भी है सेक्रेटरीज और कंट्रोलर्स के लिए, तो होता है कि जो लोग पहले से पोस्टों पर बैठे हुए हैं वो कोर्ट में चले जाते हैं और उस एडवर्टाइजमेंट के खिलाफ जो है वो स्टे ले लेते हैं। अब जब स्टे हो जाता है तो वो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाता, जिसकी वजह से हाँ अलबत्ता अगर एडवोकेट जनरल और हुकूमत सिंध अच्छे वकील और अच्छी तरह उन केसेस को वो करें तो शायद वो केस वो स्टे खत्म हो जाए। लेकिन दोनों तरफ से सूरत हाल ये मतलब इन आसामियों पे स्टे हो रहे हैं, बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है। It's very complicated. Thank you, but it's very heartbreaking as well. Can you imagine any other country जहाँ बैठे हो जी महीनों गुजर गए हैं और रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे। इतना सीरियसली एजुकेशन को लिया जाता है बिकॉज ऑब्वियसली आपकी अगली पौध है जो उन्हीं ने बाकी दुनिया चलानी है। तो आते जाते रहते हैं, एक कंट्रोलर ने बैठ के तो नहीं पर्चे चेक करने, फिर ये सारी चीजें और फिर अदालतों पे डाल दिया जाए, मतलब हर चीज अदालतों को पे डाल दिया जाए। ये इदारे ऐਵੇਂ ही बने हुए हैं, चलाएं, इनको खुद ही चलना चाहिए। हमारी गुजारिश है कि वज़ीर आला सिंध खुसूसी नोटिस ले, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंटली ये कि वो बच्चे जिनका फर्स्ट ईयर की बेसिस पे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, सेकेंड ईयर में उनके फॉर सम ऑड रीज़न नंबर अच्छे नहीं आए और लाखों रुपए एडमिशन फीस होती है यूनिवर्सिटियों की, वो यूनिवर्सिटियाँ उन्हें निकाल रही हैं या निकाल देती हैं। तालीमी साल भी ज़ाया हुआ, पैसा भी बर्बाद हुआ। ये पेनफुल टॉपिक हो चुका है, आगे चलें। ये पेनफुल हो गई है बात। आज जी इंशाल्लाह पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट की सीरीज जीतने का बड़ा ही अच्छा चांस बन चुका है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की विमेंस टीमों के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज मुल्तान में खेला जा रहा है। ऑलरेडी साउथ अफ्रीकन विमेन जो हैं वो टॉस जीत कर फील्डिंग का फैसला किया है। फैसला कुन मैच है ये T20 सीरीज का, पाकिस्तान वर्सेस जनूबी अफ्रीका विमेन की ये सीरीज, जिसमें 1-1 से हम ये मुकाबला बराबर कर चुके हैं अब तक इस सीरीज में। ये दिस इज अ मैच टू वॉच बिकॉज मुझे बहुत ही होपफुल लग रहा है। सो लेट्स सी कितना टारगेट दिया जाता है पाकिस्तान को। पूछ लेना चाहिए था स्पेसिफिकली आज के हवाले से। अब आज फ्राइडे है और आपको बता दें कि इस वीकेंड पे क्या होने जा रहा है। एटलीस्ट कोशिश पूरी हो रही है। तहरीक इंसाफ ने 21 सितंबर को यानी कल लाहौर में हर सूरत जलसा करने का ऐलान कर रखा है, मगर पंजाब हुकूमत की जानिब से अभी तक NOC जारी नहीं किया गया। आपको पता है ना कि ये बड़ा ही एक ड्रामाई सिचुएशन, वी हैव सीन इट हैपनिंग इन द पास्ट, कि लास्ट मोमेंट तक पता नहीं होता कि हो क्या रहा है। तो मौजूदा सियासी माहौल में इसके इम्कानात भी कम ही नज़र आ रहे हैं कि कोई NOC टाइप सीन होगा। PTI के इस्लामाबाद में जलसे के बाद ही पंजाब हुकूमत ने NOC ना देने का इशारा दे दिया था। जिनको बहुत शौक होता है कि इनको बार बार जलसों की इजाज़त दी जाए, आज मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ, जो कल हुआ है किसी को पशेमानी है अपने फैसलों पे? इनके बुनियादी हकूक इन्होंने इस्तेमाल करने हैं पाकिस्तान के अंदर जो है इदारों के सरबराहान को खुली नंगी धमकियां और गालियां देने के लिए। इनके बुनियादी हकूक इनको इसलिए इस्तेमाल करने हैं कि ये औरतों की तस्दीक करें स्टेज के ऊपर खड़े होकर। अच्छा, आज़मा साहिबा वाज वेरी स्ट्रॉन्ग इन हर ओपिनियन कि ये होगा नहीं होगा, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो टोटली तैयार बैठी है कि वो जलसा करने के लिए पूरी उन्होंने तैयारी रखी हुई है। तैयारी तो नहीं नजर आ रही वैसे। आपने शायद अमीन गंडापुर साहब की बयानात तो सुने, लेकिन तैयारी कहाँ? उन्होंने एक MNA MPA को कहा है 500 बंदा लेके आपने पहुंचना ही पहुंचना है। आप क्या बात कर रहे हैं? बड़ी तैयारी है उनकी, एटलीस्ट कह तो रहे हैं ये तो इस्लामाबाद जलसे में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कह चुके हैं NOC मिले ना मिले लाहौर जलसा तो होगा। NOC हो या ना हो, अगला जलसा लाहौर में होगा। मरियम, मैं आ रहा हूं। अगर मीनारे पाकिस्तान में इजाजत होगी तो ठीक है, खुदा की कसम पंगा लिया तुम्हारा वो हाल करेंगे
कि तुम्हें बांग्लादेश भूल जाएगा। 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को फिर खुद रिहा करेंगे। तैयार हो? तैयार हो? हक के लिए तैयार हो? मैं आपको लीड करूंगा, मैं आपको लीड करूंगा। पहली गोली मैं खाऊंगा, आगे मैं हूंगा, पीछे नहीं हटना। यार गोली शोली पे ना आया करें यार, मतलब हर वक्त हालत जंग में क्यों रहते और हैं? कसमें तो ना खाया करें, आप लोग क्योंकि आपको हुकूमत पता में ही हो है कि- तब भी आप हाँ, हालत जंग में हैं, आप ऑपोजिशन में हो तब भी आप हालत जंग में हैं, मतलब कांस्टेंट एक हालत जंग है नहीं, जो ठीक चली है। आ रही है 2014 से। नो आई गेट इट कि दैट यू हैव टू कीप योर आपके जो कारकुन हैं उनको मोटिवेटेड रखना है एंड ऑल दैट, लेकिन कुछ सोच समझ के बातें करनी चाहिए, जैसे कि मतलब कस्में तो ना खाए ना, क्योंकि आपको पता है कि कभी आप उस पर पूरा उतरेंगे, और ज्यादातर पूरा नहीं 8 भी को था, उतरेंगे। वो अभी तो नहीं हुआ इमरान 2 खान हफ्ते रिहा। हो गए ना, तो वो आप जो पहुंच रहे थे वो किधर पहुंचे आप। अच्छा एनीवे लेट्स मूव ऑन। और हम आपको पूछ लेते हैं जनाब जैन कुरैशी साहब की गुफ्तगू हाँ, भी, वो भी बैरिस्टर अकील साहब की गुफ्तगू भी सुन लें, वो भी जरा मुसर हैं कि होगा तो सही। सुने। आप इनको इजाजत नहीं दे रहे? मेरे ख्याल से लाहौर की इजाजत मुश्किल नजर। ये हमें इजाजत दें ना दें एक बराबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना पीसफुल जलसा और राइट टू असेंबली जो एक्सरसाइज करेगी और इंशाल्लाह 21 तारीख को शाम 4 बजे मीनार पाकिस्तान के मकाम पे इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ का जलसा होगा, क्योंकि इनका एनओसी देना ना देना एक बराबर है। इन्होंने एनओसी दे के भी हमारे पे झूठे एफआईआर काटी है। अच्छा जी, आज़म बुखारी साहब वज़ीर इत्तलात पंजाब के हमारे साथ मौजूद हैं। आज़मा साहिबा, किसी भी सियासी जमात का हक है कि वो पाकिस्तान के किसी भी शहर में किसी भी मकाम पे जलसा कर सके। दे दें आप लोग एनओसी और फैसिलिटेट करें, आएंगे जलसा करेंगे चले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला एंड हुआ। पहले तो बहुत मज़ा आ रहा था मुझे जब आपने वो हालत जंग की डिस्क्रिप्शन दी ना, तो मैं तो हंसने लग गई थी वो हालत जंग सुन के। इनका प्रॉब्लम ही ये है, और जलसा जो है सियासी जमात को बिल्कुल जलसे की इजाज़त होती है, होनी चाहिए। देखिए मीनार पाकिस्तान पे भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी बहुत बड़ा जलसा किया है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी जलसा करती हैं, बट आप इनकी जो तकरीरें आपने दिखाई हैं खास तौर पे गंडापुर की, उसकी तकरीर देख लें आप कि वो आपको धमकी दे रहा है, वो गोलियां चलवाने का इंदिया दे रहा है, फिर वो जो है वो बांग्लादेश की धमकी दे रहा है। अब और जिन्होंने स्टेज के ऊपर से सिर्फ गलाजत बकनी है, जिन्होंने तज़हीक करनी है, जिन्होंने गाली गोली को फरोग देना है, उनको जलसे की इजाजत क्यों होनी चाहिए? सियासी जमातों को जलसे की इजाजत कल भी थी, जलसे की इजाजत आज भी है, लेकिन ये क्या एक सियासी जमात है? जिसका जवाब है नहीं। कभी भी आप इनके स्टेज से, इनके प्लेटफॉर्म से सियासी गुफ्तगू नहीं सुनेंगे आप। या जो है वो इल्जामात, जब इनका बानी जो है वो बाहर था, इल्जामात और ये गंदी गुफ्तगू जो वो औरतों के बारे में करते हैं, वो भी यही किया करता था, ये भी यही कर रहे हैं। और या वो जो है मैं छोड़ूंगा नहीं, और यही ऐसी हरकत जो है वो आपको पता है कि इस्लामाबाद के ऊपर भी उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जो है वो परवेज खटक साहब थे, वो भी एक लश्कर लेके आए थे और लश्कर कशी करने के लिए आए थे, लेकिन उनको जो है वो फिर जाहिर है बताना पड़ा कि रिट ऑफ दी स्टेट जो है वो इम्प्लीमेंट करानी हमें आती है, वो हम करा सकते हैं। बट इनको जो इस वक्त ये है ना, वो जो आपने वो कहा था हालत जंग, ये पाकिस्तान जो है वो आगे जाना चाह रहा है, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है, हमारे खसारे कम हो रहे हैं, महंगाई जो है वो सिंगल डिजिट पे आ गई है, आपके रिजर्व्स बेहतर हो रहे हैं, लेकिन इनको जो है वो मुल्क में जंग करनी है। आज़मा साहिबा, तो आप यानी कैटेगोरिकली कह रही हैं कि कल वाले जलसे में पीटीआई जो करना चाह रही है और जिस पे इतनी बातें हो रही हैं, आपकी हुकूमत जो है वो एनओसी नहीं देगी? इसमें दो चीजें हैं हुमा। एक तो 2 अदद इस वक्त एप्लीकेशंस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में जेर समात हैं, आज उसके ऊपर समात होनी है। एक इनकी एप्लीकेशन है कि इजाजत दी जाए, और एक दूसरी एप्लीकेशन है कि इनको जो इस्लामाबाद का जलसा बहुत मेहनत के बाद, बहुत तरले मिनटों के बाद, बहुत जो है वो गारंटीज के बाद इनको इजाजत मिली। उस इस्लामाबाद के जलसे में जो है वो क्या हुआ, पथराव भी हुआ, वहां पे आंसू गैस की शेलिंग भी करनी पड़ी, इन्होंने पुलिस वालों को मारा भी, और स्टेज के ऊपर से जो गुफ्तगू हुई, क्या वो कोई पोलिटिकल पार्टी कर सकती है? क्या पाकिस्तान में उसकी इजाजत होनी चाहिए या नहीं? और अफसोस की बात यह है कि अदालतें इनके लिए बहुत लीनियंट हैं। अदालतें हमेशा जो है वो पुश करती हैं इनको इजाजत दे दें, इनसे जलसा कराएं। देखा तो करें
और ये पहली दफा नहीं हो रहा, आपको याद होगा इस्लामाबाद में एक जलसा करने की इजाजत इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ली। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इनको एक जलसे की इजाजत दी और वहां पर ये है वहां जाने की बजाय फिर ये इस्लामाबाद शहर में घुसे और पूरे इस्लामाबाद को मेट्रो समेत उसकी बाकी बहुत सारी बिल्डिंग समेत गाड़ियों समेत आग लगा दी। तो ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, ये कभी भी सियासी बात तो कर ही नहीं सकते। इन्होंने सिर्फ जलाओ जलाओ करना है, फितना फसाद करना, उसकी इजाजत तो नहीं दी जा सकती। बिल्कुल, चले इजाजत ना दे, लेकिन अज़मा जलसे जुलूसों में हमने बहुत सी पार्टीज से बहुत सी चीजें सुनी हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, फाइन, इस वक्त लेटेस्ट एग्जांपल शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही हो, लेकिन बड़ी पार्टीज ऐसी इन द पास्ट हमने देखी हैं थ्रू आउट पाकिस्तान हिस्ट्री जो बहुत कुछ कह जाती हैं, एक जोश व जज्बे में कह जाती हैं। अब आप कह रही हैं कि ऑब्वियसली एक थ्रेट लेवल होता है कि आके क्या क्या करते हैं और उसके बाद क्या क्या होता है। अगर एनओसी नहीं देंगे तो वो तो आने का फिर भी कह रहे हैं, तो ये रिट ऑफ द गवर्नमेंट ये किस तरह नाफिज की जाएगी फिर उनको रोकने के लिए? नहीं, देखो ये अभी देखते हैं लाहौर हाई कोर्ट भी इस बारे में क्या फैसला करती है। लेकिन गुजारिश ये है कि जो इस्लामाबाद वाला भी जलसा था, पंजाब में तो हू का आलम था, पंजाब से तो कोई निकला ही नहीं। वो अहमद अजहर भी जो है वो किसी कोने खुदरे से निकले, 8-10 गाड़ियां लेके वो वहां पहुंच गए और जो बाकी तो पंजाब के अंदर कोई गया नहीं। ये खैबर पख्तूनख्वा से एक बदतमीजी और बेहूदगी की और ये मरो मारो की यलगार लेकर आपने एक दूसरे सूबे के अंदर घुसना है और बदतमीजी से मरियम मैं आ रहा हूँ, ये कोई लैंग्वेज है? ये कोई तरीका है? और फिर वो जो उन्होंने आगे बकवास की वो मैं रिपीट भी करना नहीं चाहती। अफसोस की बात यह है कि जो इस शख्स की जो एक ज़हनी हालत है उसको जो है वो जिस तरह से अपने लीडर को खुश करने के लिए वो जिस भी स्टेज पर चला जाता है उसको इनकी गारंटी है कोई कि ये मीनारे पाकिस्तान पे ही रहेंगे वाकई, और ये वाकई बड़े पुरअमन है, ये वहां से लोगों को इदारों के खिलाफ जो है वो धमकियां नहीं देंगे। हम चलिए शुरू में तो फिर सभी बैकफुट पे थे। जी जी, जो इसने अल्लाह माफी दे, अल्लाह पाक की कसमें खा के जो इसने वादा किया है, अब वो उसका मतलब जवाब कौन देगा? ये अजीबो गरीब किस्म का कोई फिरका बनता चला जा रहा है शायद, जिसको ना तहजीब है ना इसके अंदर कोई मोरालिटीज रह गई हैं। अल्लाह पाक को जो मुतबारक हस्तियां हैं उनको जो है उनके नाम को इस्तेमाल करना इनकी ऐसे ही खामखा की एक रूटीन है। अब चैलेंज आपके सामने ये है कि वो कहते हैं आपका एनओसी हो या ना हो हमने आना है। दूसरा ये कि अली अमीन ने तकरीर की थी, उस पर ज़ाहिर पहले तो पार्टी बैकफुट पे थी, फिर उसे बानी पीटीआई के चेयरमैन ने ऑन किया और उन्होंने कहा अली अमीन ने कहा जो सही का और जो उसको सपोर्ट ना करे वो बुज़दिल है। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने ऐसी तकरीर नहीं की थी, वो भी गिरफ्तार हुए और कुछ और लोग भी गिरफ्तार हुए जिन्होंने तहजीब का दामन हाथ से नहीं छोड़ा था। तो फिर लोग कहते हैं कि तकरीर करके गिरफ्तार हो जाए, इनका ये मौक़िफ़ सामने आता है फिर आगे से। नहीं, ऐसा नहीं है अब्दुल्ला, आप जरा निकाल के देखो। अफसोस की बात यह है कि सलमान अकरम राजा जैसा पोलाइट और पढ़ा लिखा आदमी, उसकी भी लैंग्वेज जो है वो तहरीक इंसाफ जैसी अगर नहीं होगी तो वो सर्वाइव नहीं। कोई बंदा अगर इमरान खान और गंडापुर वाली जबान इस्तेमाल नहीं करेगा वो तहरीक इंसाफ में सर्वाइव ही नहीं कर सकता। बैरिस्टर गौहर जैसा बंदा भी एग्जैक्टली तकरीबन करीब करीब पहुंच गए हैं गंडापुर के, देखें कि वो भी जो है वो उनको मैच कब करते हैं। ये जो है ना खड़े होकर एक जलसे के अंदर आप पाकिस्तान को तोड़ने की बात करें, आप इदारों को धमकियां दें, हम जो है तुम्हें समझते कुछ नहीं है, हम जो है वो बांग्लादेश बना देंगे। बांग्लादेश बहुत अच्छी एग्जांपल है। किसी पाकिस्तानी के आप क्या करेंगे, कैसे रोकेंगे? वो राना सना कह रहे थे अटक पुल से आगे नहीं आने देंगे, तो क्या प्लान है आप? नहीं, प्लान तो मैं अभी नहीं कह सकती। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इसके बारे में जो है वो फैसला फरमाना है, वो इसके ऊपर जो है जाहिर है तमाम बहुत सारी रिपोर्ट्स बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फैसला होता है और हाई कोर्ट जो है वो भी देखते हैं कि वो क्या करता है। बात यह है कि पंजाब जो पंजाब के अंदर जो है वो लोग जो मरियम नवाज को काम करता हुआ देख रहे हैं ना, वो इस फसाद का हिस्सा नहीं बनना चाहते, जो उन्हें इस्लामाबाद के जलसे में भी बता दिया था बड़ा क्लियरली। जब तक गंडापुर जो है और खैबर पख्तूनख्वा का काफिला नहीं आया था, इनके पास 3000 बंदा नहीं था उस मोशी मंडी की जो है वो मैदान के अंदर। सो अब ये पंजाब के अंदर लोगों को अद्वियात मिल रही हैं, लोग जो है वो एयर एम्बुलेंस पे मरीज जो है वो केटर हो रहे हैं, लोगों को कैंसर हॉस्पिटल बन रहे हैं, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बन रहे हैं, BHUs RHCs जो है वो रीवैम्प हो रहे हैं, महंगाई में कमी हो रही है, अशिया खुर्दोनोश जो है उसके ऊपर बाकायदा तौर पर एक नजर रखी हुई है, बिजली के बिलों में 14 रुपए का रिलीफ दिया है, मतलब नए घर बना के जो है उनको घरों के लिए कर्जा मिल रहा है, सोलर जो है इनको वो दिए जाएंगे। तो लोग जो है पंजाब
पंजाब के लोग बहुत अक्लमंद हैं और पंजाब के लोग हमेशा परफॉर्मेंस को मैटर करते हैं। आज़मा, अब यह क्या आखिरी लाइन कहूंगा, पंजाब के बच्चों के हाथ में लाठी, उनकी जबान पे गाली और जो है वो पेट्रोल बम नहीं होने चाहिए। पंजाब के हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो लोग हैं, उनके हाथ में इनके लिए रोजगार का इंतजाम होना चाहिए। इनको लैपटॉप देने जा रही हैं। अभी कल परसों जो है वो स्कॉलरशिप्स का ऐलान होने लगा है चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से। लेकिन तो बयानिया भी मैटर करता है। पता है, ये मुस्लिम लीग नून की एक थोड़ी सी स्ट्रैटेजी शायद तब्दील करने की जरूरत है। उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस सबके सामने थी, लेकिन फिर भी पीटीआई का बयानिया पंजाब में चला। उस पर हम बहस कर सकते हैं कि किस हद तक चला। ये बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस की जो लेगेसी थी उससे कोई इनकार ही नहीं हो सकता, लेकिन उस्मान बुज़दार ने कुछ ना करके भी, इमरान खान साहब पॉपुलर लीडर हैं पंजाब में आज भी। नहीं, मैं नहीं समझती। इस वक्त अगर पंजाब के सूबे की बात करूं और पंजाब असेंबली की बात करूं तो वो हमारे नजदीक भी नहीं है। हम जो है वो 2/3 मेजोरिटी पे हैं और उनके पास 103 या गालिबन 107 सीटें हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो पॉपुलर हैं पंजाब के अंदर। और दूसरी बात ये है कि ये जो पॉपुलैरिटी है ना, ये तो वो साइफर के ऊपर थी ना। हम खेल जाएंगे साइफर के ऊपर, अगले खेल गए, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। और जो एक झूठी सच्ची स्टोरियां गढ़ के ये लोगों को कितनी देर तक बेवकूफ बना सकते हैं। लोग अब बड़ी जो है वो तुझसे देख रहे हैं कि क्या बुज़दार का वक्त बेहतर था या मरियम नवाज के ये 6 महीने इनके 4 साल के ऊपर भारी हैं और इसीलिए अटैक मरियम नवाज के ऊपर होता है। ना खातून होने का कोई लिहाज है इनको, ना इनको अपने घर की माँ बेटियों का कोई लिहाज है, और इसीलिए वो मरियम नवाज को जिस तरह भी अटैक कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, चांद पे थूकेंगे, थूक अपने मुंह पे गिरेगी, फर्क तो अच्छा आज़मा साहिबा, अब ये बताएं, कल डेडलाइन है 21 का, इन्होंने कहा हुआ है। ऑब्वियसली अब जो भी आप समझे अली अमीन गंडापुर साहब को, वो हैं आईनी ओहदा है उनके पास, वो सीएम है केपी के, क्या करेंगे? अरेस्ट कर लेंगे उनको, अपनी प्रोटोकॉल के साथ आएंगे? क्या उनको अरेस्ट करना है या फिर कोई मिडिल ग्राउंड पे इत्तेफा हो जाएगा और शायद मीनारे पाकिस्तान नहीं, कोई और जगह, शायद लाहौर के आउटस्कर्ट्स में कोई मिडिल ग्राउंड आप लोगों ने सोचा है कि किस तरह इसको डिफ्यूज किया जा सकता है इस टेंशन को? ये बताएंगे आपको कल इंशाल्लाह। और लेकिन ये है कि एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को अपने सूबे की खिदमत करने का मैंडेट मिला है। कल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक 7 घंटे की मीटिंग ली जो हमारे उनके 77 इनिशिएटिव्स हैं उसके ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये अफसोस होता है मुझे कि खैबर पख्तूनख्वा में 6 महीने से सिर्फ जो है वो जलसा जुलूस हो रहा है। 6 महीने में जो है वो 6 महीने बहुत होते हैं काम करने के लिए, उन्होंने करके दिखाए हैं, लेकिन एक क्या उनको मैंडेट मिला है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की खिदमत करने का। उनको ये मैंडेट मिला है कि रेस्क्यू 111 की 2 की गाड़ियां जो है वो इस्तेमाल करें, उस पर स्टिकर लगा के उसके अंदर लोग भर के लाएं। उनको ये मैंडेट मिला है कि उसके अंदर जो है वो सरकारी मुलाजमीन की जो है वो पूरी बाकायदा ड्यूटियां लगाकर लोगों को जो है वो फैसिलिटेट करके यहाँ तक लाया जाए। उनको ये मैंडेट मिला है कि खैबर पख्तूनख्वा जो 1000 अरब रुपए का मकरूज है उसके जो है फंड्स इस्तेमाल करके गाड़ियां करा के लोगों को दी जाए ताकि उनको लाया जा सके। इसका मैंडेट थी। और वो एक चीफ मिनिस्टर को किसी दूसरे सूबे का, उनको किसी दूसरे सूबे के ऊपर यलगार करने का मैंडेट बिल्कुल नहीं मिला है और हम अपने सूबे की हिफाजत करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। Got it. आज़मा साहिबा, thank you for being with us. आज़मा बुखारी, वज़ीर इत्तलात पंजाब हमारे साथ। ये फैसला भी होना है कि एनओसी उनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ज़ाहिशा तोलू हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पीटीआई के, उनका पर्सपेक्टिव भी लेना ज़रूरी है। शाह साहब, तहरीक इंसाफ ने कल जलसा करने का ऐलान कर रखा है। ज़ाहिर है चांस तो पता नहीं कितना है इसका, पंजाब हुकूमत आपको इजाज़त शायद ना ही दे, शायद ना ही ताबुन हो, फिर भी आपका प्लान है, अटल हैं आप लोग कि कुछ भी हो जाए, एनओसी मिले ना मिले, जलसा तो आपने करना ही है, ऐसे ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब। ये जो जलसा इसका ऐलान किया गया है और हम इंशाल्लाह कल जो जिस जलसे में शिरकत करेंगे, लाहौर वो पाकिस्तान का एक शहर है, पाकिस्तान का दिल है और लाहौर कोई किसी इंडिया में नहीं है कि हम वहाँ पे हमें जलसे की इजाजत नहीं मिलेगी, क्योंकि इससे पहले मौलाना साहब ने भी लाहौर में बड़ा जलसा किया है और खैबर पख्तूनख्वा से हम जरूर लाहौर जलसे में शिरकत के लिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब की क़ियादत में एक बहुत बड़ा जुलूस जो है वो तमाम लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां जो है वो सौंप दी गई है और हम मोटरवे के रास्ते लाहौर के लिए हमने पूरी तैयारी पकड़ी है और इंशाल्लाह हम लाहौर जलसे के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हम वहाँ पे पहुँचे। अच्छा शाह साहब, अगर वफाक और पंजाब हुकूमत ने तय कर लिया कि आपको हर सूरत रोकना है, ताकत का इस्तेमाल भी करना है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली समझदारी का तकाजा तो यही होगा कि तसादम से बचना चाहिए और कोई एक फरीक जो है वो कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए और पीछे हट जाए।
तो आप वो फरीक बनने के लिए तैयार हैं? देखिए जी, हमें खान साहब ने ये हुक्म दिया है कि आपने लाहौर में हर सूरत में जलसे के लिए जाना है, और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है उन्होंने भी इस सिलसिले में वाज़ेह हिदायत दी है अली अमीन गंडापुर साहब ने कि हम हर सूरत में इस जलसे में शिरकत करेंगे। इस सिलसिले में हुकूमत, जितनी भी मरकजी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत, जो भी वो रेजिस्टेंस करेगी या मुजाहिमत करेंगे तो हम उसी तरह उसका मुकाबला करेंगे, और लाहौर पहुंचने के लिए हम वो तमाम मुमकिन तरीके इस्तेमाल करेंगे जिसके जरिए हम लाहौर पहुंच के इस जलसे में हिस्सा लें। और हम तो नहीं चाहेंगे कि इसमें तसादुम हो, हम पुरअमन तरीके से, पाकिस्तान के पुरअमन शहरी है और पुरअमन तरीके से हम इस जलसे में शिरकत करना चाहते हैं। लेकिन मसला ये कि ये लोग हमें अगर इसकी इजाजत नहीं देंगे तो पाकिस्तान में कुछ लोगों के लिए एक कानून होगा और कुछ के लिए दूसरा कानून, तो इस तरह हम कभी भी एक रियासत दो दस्तूर हम कभी भी नहीं मानेंगे। और हम तमाम पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं उनसे कहते हैं कि वो लाहौर में जलसे में शिरकत के लिए, चाहे वो सिंध के हो, पंजाब के हो, बलूचिस्तान के हो, वो भी इसी तरह निकले जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के अवाम निकले। शाह साहब, आपको जलसों की इजाज़त आराम से मिल जाती है आने वाले दिनों में भी। इस्लामाबाद वाले जलसे में अगर गंडापुर साहब कोई बात आराम से कर लेते हैं, मतलब इतना सब कुछ कह गए, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने कि पूरी पार्टी तो इनिशियली माफ़ियाँ मांग रही थी, फिर क्या ख़वातीन हों, क्या सहाफ़ी हों, सब के बारे में बातें की, तो क्या अगर दोबारा जलसा हुआ तो वही टोन होगी, वही बातें होंगी? देखिए जी, जहां तक आपका पहला सवाल है, ये हमारे वजीर आला ने ये तकरीर इसलिए नहीं किया, आपको पता है कि हमारा जलसा इस्लामाबाद में नहीं छोड़ा गया, हमने ये जलसा संजानी में किया है, आपको याद होना चाहिए। और हमने ये बड़े बड़े नालों के अंदर ये जलसा हुआ, ये कोई जलसागाह नहीं थी। और फिर हम इस रियासत के पाकिस्तान के शहरी हैं, इन्होंने हमें, जब हम इस्लामाबाद के जलसे में हम हिस्सा ले रहे थे तो उस वक्त इन्होंने कहा कि आप लोग ये 7 बज गए हैं, ये 7:30 बज गए हैं, ये कौन होते हैं कि हमें इस तरह के कवानीन जो है वो हमें पढ़ाएंगे? ये कोई हम पार्लियामेंट के अंदर कोई जलसा कर रहे थे क्या? ये जलसे पाकिस्तान में इस तरह होते रहे हैं? जब इन्होंने कहा कि आप संजानी में जलसा करेंगे तो हमने वो बात भी इनके साथ मान ली, लेकिन उनको भी ये बात जो है वो रास नहीं आई। वो इसको भी जब हमारे लोगों को इन्होंने देखा, पाकिस्तानी अवाम की जब गफीर को जब देखा, तो फिर उन्होंने वहां से अवाम पे भी हमें जलसेगाह में हमारी शिरकत को यकीनी बनाने के ये यकीनी न बने, इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि उसको नाकाम बनाया जाए, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने उस जलसे को कामयाब बनाया। तो आप यकीन, जब आप गुस्से में होंगे तो आप फिर यकीनी तौर पर कुछ भी कह सकते हैं, जो कि कहनी नहीं चाहिए थी, लेकिन इनको इस तरह नहीं करना चाहिए था। इन्होंने खुद ये मौका फराहम किया कि हमारे वज़ीर आला साहब जो है वो एक दबंग वज़ीर आला है, वो हमेशा सच्चा, साफ़गो और सच्चे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे साथ वादा किया गया था, हमने तमाम एनओसीज लिए हुए थे, तमाम इजाजतें ली हुई थी डिप्टी कमिश्नर से, कमिश्नर, फिर उसके बाद इस किस्म की रुकावटें डालना, ये पाकिस्तानी आईन और कानून की धज्जियां बिल्कुल शाह साहब, चूंकि पास सारी एनओसीज वगैरह थी, इसलिए तो बदतमीजी तो बनती ही नहीं थी, क्योंकि इजाजतें तो सारी थी। इन एनी केस ये बताएं कि पंजाब में जलसा करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली बहुत एक्साइटेड है, लेकिन असल इम्तहान होगा पंजाब की पार्टी लीडरशिप जो पीटीआई में है, पीटीआई की पंजाब पार्टी लीडरशिप, उनका इम्तहान होगा। तो वो लीडरशिप जो गुज़िश्ता 1-1.5 साल से छुपती फिर रही है और मंजर आम पर ऑब्वियसली कम ही नजर आते हैं और गिरफ्तारी का तो कोई चांस ही नहीं देते, क्या आप उनसे उम्मीद रख रहे हैं कि वो एक कामयाब जलसा करवा लेंगे? इसलिए मुझे यकीन है कि वो सियासी लोग हैं और पंजाब के अवाम इमरान खान की क़ियादत पर मुकम्मल एतमाद रखते हैं। खैबर, क्योंकि पंजाब में ये लोग इलेक्शन तो कोई हमसे नहीं जीता, ये फॉर्म 47 वाले पंजाब की तमाम इलेक्शन हार चुके, पूरे पाकिस्तान में इन्होंने सिर्फ 17 सीटें जीती हैं। लिहाजा पंजाब के अवाम इंशाल्लाह जरूर निकलेंगे और गली गली अगर ये नहीं छोड़ेंगे तो पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर शहर में एक शो होगा और वहाँ हर जगह पे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो वो निकली हुई है। अगर लाहौर में जलसा न हुआ, पहले तो जरूर होगा, अगर न हुआ तो फिर शहर शहर, गांव गांव जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जगह। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिर शाह तुरो। जो पहले अगर ना हुआ पे क्या हम समझें? क्या ना हुआ कह रहे हैं? अगर वैसे तो ज़रूर होगा, लेकिन अगर ना हुआ तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ना हो। नहीं, फिर हर शहर में होगा। अच्छा,
हाँ, अगर ना हुआ, लाहौर में ना होने दिया तो फिर हमारे शहर में निकलेंगे। अभी यहाँ तक इधर ही छोड़ देते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अगर एनओसी मिल गया उनको तो वो कर लेंगे अपना जलसा। लेट्स मूव ऑन। अभी हम आपको बताएंगे कि आइंदा साल चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा लेने के लिए आईसीसी के वफ्द ने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा किया है। पीसीबी की जानिब से इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। वफ्द ने आईसीसी जनरल मैनेजर वसीम खान, सीनियर मैनेजर इवेंट सारा एडगर और चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट लीड ऑन मोहम्मद, सिक्योरिटी मैनेजर और दीगर लोगों से, सबसे, चाहे वो ब्रॉडकास्ट अच्छा, ये आपको कुछ लेटेस्ट शॉट्स दिखा रहे हैं जो कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से इनकी मुलाकात भी हुई है। दिस हैपेंड जस्ट अ व्हाइल बैक एक्चुअली, तो वो भी दिखा रहे हैं। डेफिनेटली अरेंजमेंट्स की बातचीत भी हो रही होगी। आई एम जस्ट वंडरिंग कि जब इन्होंने रावलपिंडी स्टेडियम का जायज़ा लिया होगा तो इनको कैसा लगा होगा, क्योंकि उसके भी कोई ख़ास हालात तो नहीं हैं। लेकिन आई गेस अगर काम शाम हो रहा हो तो एक उम्मीद की जा सकती है कि कुछ बेहतरी। वसीम खान को भी आप देख सकते हैं, रेनोवेशंस आर इन फुल स्विंग बाय द वे। लाहौर में तो और आपको पता है कि कराची में तो हो ही रही हैं रेनोवेशन, वो तो स्टेडियम ही बंद किया हुआ है बिकॉज वहाँ तो ठीक ठाक काम भी हो रहा है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। अब ज़रा हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं जो कि फैसलाबाद में हो रही है। चैंपियंस कप है, ये कप कहाँ है? सॉरी, आई ऑलवेज से हर रोज ही होता है कप। मैं सोच रहा हूँ, दिल चाह रहा था ना कि ट्रॉफी होनी चाहिए, और बाय द वे ट्रॉफियां भी कप ही होती हैं। चैंपियंस कप में पहले बैटिंग करने वाली टीमों के जीतने को रुझान जारी है। कल पहले खेलते हुए स्टैलियंस ने डॉल्फिन्स को 175 रन के बड़े मार्जिन। भाई पीसीबी थोड़ा सा गौर करे इस बात पे, जो पहले खेल के जीतने वाला सीन है ना, ये अब जरा सीरियस हो गया है। ये एक्चुअली सीरियस हो गया है, लेकिन मान नहीं रहे हैं पीसीबी वाले। क्यों नहीं मान रहे? हालांकि हमने कल भी इस पे बात की थी, याद है? का बैट आखिरकार चल पड़ा। खबर ये है उन्होंने 104 रन बनाए, नॉट आउट रहे। स्टैलियंस के 171 रन के जवाब में सरफराज अहमद की डॉल्फिन्स में 25 ओवर्स में 97 रन बनाकर घर जाके सो गए। देखो तो अब ये है ना, सवाल तो बन रहा है, वहाँ सेंचुरियां बन रही हैं, दूसरे खेलने आते हैं तो उनसे कुछ होता ही नहीं है। व्हाट्स गोइंग ऑन? ये बहुत बड़ा सरफराज अहमद बाय द वे इज द मेंटर। कप्तान सऊद शकील है। मोहम्मद हुरैरा जिनको टीम में अभी स्क्वाड में शामिल किया गया, वो 0 पे आउट, मुसलसल नाकाम रहे हों। सो लेकिन बाबर का बल्ला अब फाइनली चल पड़ा और लोगों में फैन फॉलोइंग तो आपको पता ही है। अच्छा जी, पूरे इवेंट को कवर कर रहे हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमाद अहमद, और फैजान भी वैसे तो होते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं फ्रॉम फैसलाबाद। हमाद, ये इसको वैसे सबसे पहले तो बाबर की परफॉर्मेंस पे बताएं कि क्या जोश था और क्राउड का क्या मोमेंटम होगा, क्योंकि बाबर को इस किस्म की परफॉर्मेंस देखे हुए अरसा गुजर गया भाई। जी, इकबाल स्टेडियम में चैंपियंस कप के पूल मैचेस जारी हैं और बाबर के हवाले से हमने प्रैक्टिस सेशन के दौरान भी देखा था कि जो शायकीन हैं वो स्पेशली बाबर के लिए आते थे। और जब भी ये पिछले मैचेस भी हुए हैं, जिस दिन बाबर की टीम का मैच होता है स्टालियंस का, उस दिन शायकीन की तादाद ज़्यादा होती है, शायकीन में जोशो खरोश ज़्यादा होता है और जो ग्राउंड में स्टेडियम में बाबर के नारे बाकायदा लगाए जाते हैं। और कल जब बाबर ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है और सेंचुरी स्कोर की गया है तो वो ज़बरदस्त किस्म का जोश खरोश था, भरपूर पजीराई मिली शायकीन की जानब से। उन्होंने भरपूर बाबर को दाद दी, यहाँ पर बाबर को भरपूर दाद दी। बाबर भी खुश नज़र आ रहे थे, मतलब हाउ हैप्पी वाज ही हिमसेल्फ, क्योंकि उनको भी बहुत अरसे से सेंचुरी का इंतज़ार था, होना चाहिए, हमें तो था। हमारी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल जी, आवाज़ आ रही है। यहाँ पर जो मैचेस अभी तक हो चुके हैं, 7 मैचेस हो चुके हैं। आज मारखोर और लायंस की टीमें मद्दे मुकाबल हैं और अभी तक की जो सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो मारखोर की टीम तीनों मैच खेलकर तीनों जीत चुकी है, पॉइंट टेबल पर वो सबसे आगे है। इसके साथ दूसरे नंबर पर स्टालियंस है जिसकी तरफ से 3 मैच खेलकर 2 हारे गए हैं, 24 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि पैंथर्स जो है वो तीसरे नंबर पर है और
इसने भी 3 मैचेस खेले हैं और इसमें 2 जीते हैं और 1 ये हार गई है। अच्छा आपने बिल्कुल पक्के टीवी रिपोर्टर होने का सबूत दिया है कि आपको आवाज पहले नहीं आई थी, लेकिन फिर भी आपने जवाब दिया। लेकिन इन्फॉर्मेशन आपने दे दी अच्छी कि आज के मैचेस का भी बता दिया, मार्कोर वर्सेस लायंस। लेकिन सवाल आपसे ये था कि बाबर का अपना रिएक्शन क्या था? वाज ही हैप्पी ऑन हिज परफॉर्मेंस? अपने कितने खुश नजर आ रहे थे वो खुद? जी ज़ाहिर बात है, जब भी कोई खिलाड़ी परफॉर्मेंस देता है तो वो खुश होता है और एक काफ़ी अरसे के बाद बाबर ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है, फिर उसको भरपूर तौर पर पजीराई भी मिली है, दाद भी मिली है, तो वो ख़ुद भी कम बैक चाहते थे, अच्छी परफॉर्मेंस देना चाहते थे। और जब वो उसको अचीव किया है तो उसका जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनके वो रिस्पॉन्स था, वो भी उसमें ये लग रहा था वो काफ़ी खुश हैं और उनके एतमाद में इजाफा हुआ होगा। जी अच्छा, इस बात की कोई बात हो रही है वहां, क्योंकि हम तो कर रहे हैं कि जो पहले खेलता है वो ही जीतता है, वो ही स्कोर करता है, तो क्या अब जो शायकीन है उनको भी ये बात समझ आ गई है या वो एंड तक बैठे रहते हैं, या फिर उनको पता है कि जी पहले में ही खेल होगा, या फिर जिसकी टीम ने टॉस हारा वो मायूस हो गए, भाई टॉस हार गए तो हम हार गए। मतलब ये ऐसी सेंस है वहां? जी बिल्कुल, ये बाकायदा ये चीज़ अब तो इस्टेब्लिश हो गई है कि 7 मैचेस हुए हैं और 7 मैचेस में हुआ यही है कि जो भी टीम पहले खेली है और उससे जो दूसरे नंबर पे टीम आई है उस पर ये चेस नहीं हुआ जो भी स्कोर दिया है, और पहले नंबर पर खेलने वाली टीमें ही तमाम जो मैचेस अभी तक जीत रही हैं। इस हवाले से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, खिलाड़ियों से भी सवाल होते हैं, तो इस हवाले से वो बाकायदा तौर पर वो कहते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस दें, इस तरह का मामला नहीं है, लेकिन बाज़ाहिर ऐसी सूरत हाल नज़र आती है। बाज़ खिलाड़ियों की जानब से ये इस हवाले से इस चीज़ को तस्लीम भी किया गया है कि वेदर कंडीशन चेंज हो जाती है, और लेकिन शुरू में ये कहा जा रहा था कि क्योंकि डे एंड नाइट मैचेस हो रहे हैं तो इसलिए शायद लाइट का इशूज़ हो और इस तरह के मामला हों, लेकिन डे मैचेस भी हमने देखा कि दस्ता 2 रोज़ जो मैचेस डे मैच हुए हैं उनमें भी यही हुआ है कि जो टीमें पहले खेली हैं वो जीत रही हैं, तो अभी तक ये ट्रेंड चल रहा है। और लेकिन डॉल्फिन्स की जानब से ये कहा गया था कि एक मैच में उन्होंने टॉस जीतकर, जो पिछला मैच था, टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया था। हालांकि पहले भी ये ट्रेंड नज़र आ रहा था कि पहली टीम जीत रही है और उनका ये कहना था कि वो इस ट्रेंड को तोड़ना चाहते थे और अपनी परफॉर्मेंस से, लेकिन हुआ यही कि वो बाद में खेले और हार गए और अभी तक ये ट्रेंड उसी तरह अब कोई नहीं करेगा। हमारे ये फाइनली ये भी बता दें कि प्लेयर्स और क्या कर रहे हैं, मतलब इट्स नॉट एवरी डे के फैसलाबाद में इस लेवल के मैचेस हो रहे हो, तो क्या निकलते हैं बाहर, कहीं घूमते फिरते हैं, कोई खाने शाने, कोई मशहूर वहाँ की डिशेस कोई खा रहे हो, नज़र आते हैं कहीं बाहर शहर में फिरते हुए? नहीं, अभी तक तो ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आई कि कहीं पे खिलाड़ी बाहर निकले हों या उनकी कोई वीडियो हो या पब्लिक में गए हों, इस तरह के वो सामने आया हो। पीसीबी के डिसिप्लिन के मुताबिक वो होटल से ग्राउंड में जाते हैं और ग्राउंड से वापस होटल में चले जाते हैं। बाहर निकलने के हवाले से अभी भी कोई ना वीडियो आई है ना कोई इतलात मौसूल हुई है। थोड़ी सी तो हवा लगनी चाहिए वैसे। चला गया, मतलब आई एम फीलिंग सैड फॉर देम, ये क्लॉस्ट्रोफोबिया हो जाए अगर इतने देर से। मैं वहाँ पे डुबकी भी लग सकती है। और फैसलाबाद के खाने भी बड़े मशहूर हैं और हॉस्पिटैलिटी भी बड़ी मशहूर है। मतलब वैसे शहर का माहौल कैसा है जरा, मतलब लोग तो हमने देखा है भरे होते हैं, एक फेस्टिव माहौल है शहर का? जी फैसलाबाद में मामूल में तफरीह के मौके ज़रा कम हैं, इवेंट्स जो बड़े हैं इस तरह के तफरीह के वो कम होते हैं, तो ये एक बड़ा इवेंट हो रहा है जिसमें शहरियों को तफरीह मिल रही है, तो इसका वो हमें रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है मैचेस में कि शहरी जो है वो बड़ी तादाद में मैचेस देखने के लिए आ रहे हैं, और शहर में ओवरऑल भी जो मैचेस नहीं भी देख रहे तो वो भी इसको डिस्कस कर रहे हैं, वो टीवी पर देख रहे हैं, तो क्रिकेट के लवर्स हैं फैसलाबाद के शहरी भी, तो इस हवाले से काफ़ी जोशो खरोश पाया जा रहा है। और जब हम देखते हैं कि छुट्टी का दिन होता है, यहाँ पर कारोबारी छुट्टी है, जुमे का दिन, आज भी तो यही है कि बड़ी तादाद में शायकीन पहुँचेंगे। इसके अलावा इतवार के दिन जो मैचेस हो रहे थे उसमें हमने देखा है कि ग्राउंड बाकायदा तौर पर हाउसफुल हुआ है और पुलिस को शायकीन को वापस भेजना पड़ा है, उनको वापस भेजा गया है। बाज़ लोगों के पास उन्होंने टिकट भी खरीदी हुई थी। चलें, ज़बरदस्त है भाई, रंग जमा हुआ है फैसलाबाद में, फिर मजा आता होगा, दोस्त होते होंगे, फिर जुगते भी मारते होंगे। Anybody and everybody, all our cricketers that you can imagine are over there, तो क्यों नहीं वो enjoy तो हो ही रहा होगा। हमारा थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच। फैसलाबाद का क्या मशहूर है खाने का वैसे? फैसलाबाद का मुझे नहीं पता क्या मशहूर है, लेकिन इनका जो ये कहना था ना कि तफरीह के मौके कम ही होते हैं फैसलाबाद में, उससे मुझे थोड़ी सी सैडनेस हुई, क्योंकि पीपल नीड टू लेट गो ऑल्सो एट टाइम्स, और कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए। जगह भी ऐसी होनी चाहिए जहाँ लोग निकल सकते हैं और इंजॉय करें। इफ़ आई एम रॉन्ग, प्लीज़ एनीबडी हु इज़ वाचिंग फ्रॉम फैसलाबाद, प्लीज़ राइट टू मी एंड टेल मी कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ और किस तरह यू गाइस यू नो हैव फन। बड़ी ज़बरदस्त खबर ये है कि सिंध के सहरा में अब होगी ऑफ रोड बाइक रैली और सजेगा ऑफ रोड बाइकिंग रैली का मेला। दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ते, कहीं पथरीले कहीं रेतीले। सिंध के ज़िला दादू में गोरख हिल बाइक रैली 29 से 1 अक्टूबर तक होगी और रैली के लिए 55 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया गया है। मुल्क के 60 से ज़ायद बाइकर्स एक्शन में नजर आएंगे। सो दिस सीम्स एक्साइटिंग। तैयारी तो है। Are you going to be a part of it? I want to go to Gorakh Hill sometime. हाँ, मैंने बहुत सुना हुआ है और ये देखें एरियल शॉट से तो क्या स्टनिंग किस्म के व्यूज़ हैं। आई लव इट कि जब ऐसी जगह भी यूटिलाइज हों ऐसे स्पोर्ट्स के लिए जो कि पहले ना सोचें, न्यू ट्रेन आप कह देना, सो दैट वुड बी नाइस। अच्छा जी, IMF से मामलात आपको पता है हमारे तय होने के बाद पहुंची सरगर्मियाँ ज़रा बेहतर हो गई हैं। शरह सूद में कमी भी खुशाइन थी। सरमायाकार खुसूसन बैरूनी सरमायाकारों की तवज्जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट रही है। आज भी स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स में अब तक 750 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। 82,000 से ज़ायद पर ट्रेड हो रहा है। नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी इजाफा देखा गया। सना तौफीक माशी तज्ज़ियाकार हमारे साथ हैं। सना साहबा शुक्रिया आपने वक्त दिया। सना साहबा, कुछ होने लगता है फिर थोड़ा सा लाल आ जाता है, IMF से ज़रा मुज़ाकरात डिले हो जाते हैं तो सब डर जाते हैं। अब एक ब्रीदिंग स्पेस दोबारा हमें मिला है। व्हाट डू यू थिंक, ये कितना अरसा कंटिन्यू रहेगी ये स्टेबिलिटी जो अब आ रही है? सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सबसे पहले बिल्कुल देखें, बैक टू बैक कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो है एक बुलिश मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो ग्लोबल फ्रंट पे हमारे पास फेड का रेट कट होना हमने देखा है। उसके बाद जो है मच अवेटेड था, 2020 के बाद ये कट देखा गया। उसके बाद सारी जितनी एशियन मार्केट्स हैं, इक्विटी मार्केट्स, उसमें पॉजिटिव जो है मोमेंटम एक नज़र आया जिसमें हमारी मार्केट ने भी परफॉर्म किया है। दूसरे अपना डोमेस्टिक फ्रंट पे जो है करंट अकाउंट के नंबर्स, मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स, जिसमें करंट अकाउंट का स्पेशली नंबर जो है 4 महीने के बाद सरप्लस आना, ये भी एक खुशाइन बात थी। इसके अलावा जितना आपने अभी जिक्र किया IMF वाली चीज़, तो 25 सितंबर को जो है IMF बोर्ड पे पाकिस्तान का जो है केस वो प्रेजेंट किया जाएगा। इन मोस्ट लाइकली होपफुल है सब कि ये थ्रू हो जाता है तो आपका जो एक फैसिलिटी हम वेट कर रहे थे EFF फैसिलिटी का अप्रूवल का, वो उसकी भी अगर अप्रूवल मिल जाती है, उसके बाद ट्रांच का आना जो कि ऑब्वियसली इवेंचुअली आपके रिजर्व को भी मजीद यहाँ से इम्प्रूव करता है जो अभी 9.5 बिलियन के लेवल पे हैं। एंड लास्टली हमने देखा है कि अब जो इंटरेस्ट रेट रिवर्सल साइकिल नजर आ रही है, जून से जो स्टेट बैंक ने रेट कट करना स्टार्ट किया है, तो ऑब्वियसली जब रेट हाइक का साइकिल था तो उस वक्त फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज उसमें एक इन्वेस्टर्स का रुझान बन रहा था। अब जैसी रेट रिवर्सल साइकिल आता है तो वहाँ से लिक्विडिटी निकल के इक्विटी मार्केट में अच्छा सना, इन सिंपल टर्म्स ये ज़रूर बता दें, क्योंकि ब्लूमबर्ग के मुताबिक बैरूनी खरीदारी और बेहतर माशी एशारियों ने रुझान जो है वो मुस्बत तो किया है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो हम अपनी इकोनॉमी के हालात देख रहे थे, अब हम वहाँ से बिल्कुल निकल आए हैं और अब हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बेसिकली कोई चांस तो नहीं है टू गो बैक टू दैट? नहीं बिल्कुल। इनफैक्ट मैं अगर यहाँ थोड़ा सा फैक्ट कोट करूँ, जो लास्ट ईयर का नंबर था फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, वो 2014 के बाद हाईएस्ट एवर इनफ्लोज हमने देखे थे फॉरेन इन्वेस्टर्स की, तकरीबन 141 मिलियन के। ऑल्दो नंबर ऑब्वियसली इतना कोई बड़ा नहीं, बट द गुड थिंग इज के अब इनफ्लोज आना शुरू है। एक लंबी साइकिल चली थी आउटफ्लोज की, उसके बाद अब कोई बात है फॉरेनर के इंटरेस्ट पाकिस्तान की तरफ आना शुरू हुआ है। आई थिंक उसको ये जो फैक्टर्स हैं जो इम्प्रूविंग मैक्रोज हम कहते हैं, इंटरेस्ट रेट का जो रिवर्सल है उसकी वजह से, प्लस आपके इन्फ्लेशन के नंबर्स जो हैं उनका नीचे आना, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ऑब्वियसली एक फॉरेनर भी देख रहा है कि इम्प्रूविंग मैक्रोज हैं। और रेजिस्टेंस लेवल आपको कितना नजर आ रहा है मार्केट में, कितना ऊपर नीचे बर्दाश्त कर सकती है? देखिए हमारी जो एज अ हाउस कॉल है, हम तो अगले साल जून तक देख रहे हैं कि इस टारगेट को, इस इंडेक्स को 109,000 के लेवल पे जाना चाहिए। इतना पोटेंशियल है इसमें अभी भी अपसाइड का।
So we are very bullish on the market itself, क्योंकि देखें फंडामेंटली तो आपकी चीजें इंटैक्ट थी. It was all about के टाइमिंग्स के कब ये मार्केट परफॉर्म मजीद करेगी. एंड शुड वी एक्सपेक्ट कि इंटरेस्ट रेट और नीचे आए, होपफुली अगर आए तो फिर और जाहिर है इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगी. एब्सोल्युटली, बिल्कुल. हम जिस तरह के नंबर्स आ रहे हैं इन्फ्लेशन के सिंगल डिजिट में हमने देखी आ चुकी है, इसको देखते हुए आगे मजीद नीचे आती हुई नजर आ रही है, स्पेशली ड्यू टू बेस इफेक्ट. तो कहीं ये जो इंटरेस्ट रेट अगर 14% से भी ज्यादा है जून तक, तो कोई सरप्राइज नहीं होगा. तो फ्रॉम 22% टू 14% ये सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है, और ऑब्वियसली फिर उसके एज अ रिजल्टेंट ये जो फिक्स इनकम से है हम देखेंगे मजीद जो है इक्विटी की तरफ इन्वेस्टर का शुक्रिया आपका. थैंक यू सना तौफीक. We're going to see you on Monday, inshallah. Bye.